हरक सिंह क्या हिंदू नहीं है? क्या ये हरीश रावत हिंदू नहीं है? गोदयाल क्या हिंदू नहीं है? प्रीतम सिंह क्या हिंदू नहीं है? करण मेहरा क्या हिंदू नहीं है? मैं नहीं कह रहा हूं कि उनकी वो सही है गलत है, आरोप सही है गलत मतलब है। आप अभी किसी को भी आप दोषी नहीं मान रहे? नहीं, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि भाई केवल आरोप लगने से कोई दोषी नहीं होता है। हम सीबीआई की, क्योंकि हमने तो देखा नहीं कि क्या सच्चाई है इसमें। मैं जज्बातों के साथ कभी राजनीति नहीं करता हूं। मुझे लाख लाभ हो और मुझे लगे कि ये ठीक नहीं है तो मैं राजनीति नहीं करता हूं। आप जज्बातों के साथ नहीं करते या जज्बात के साथ खेलते नहीं है राजनीति को लेकर के? हाँ बिल्कुल, मेरी अपनी आदत है। कांग्रेस पार्टी नहीं, अब देखिए पार्टी को तो एक निर्णय लेगी। तो हरीश रावत जी का पैर पकड़ लूंगा सरकार बनाने के लिए, ये तो भावनात्मक नहीं था ना, ये तो सोच समझ करके था कि सरकार तो भाई कैसे आएगी अगर हम दोनों झगड़ा करते रहेंगे, तो ये सोचा आपने? देखिए उनका अपना प्रभाव है, मेरा अपना प्रभाव है। अब दोनों विपरीत धाराओं में बहती रहेंगी नदियां तो नुकसान होगा। कांग्रेस संगठन के तौर पर काफी कमजोर है, बहुत कमजोर है। हमें बहुत मेहनत की जरूरत है। अभी हमारे पास टीम नहीं है। देखिए मैं भाजपा में क्या होता है कि अगर 4 लोगों को मंच पे जगह दी जाएगी, चाहे वो छोटे भैया नेता हो, नहीं बड़े नेता भी हो सकते हैं, छोटे भैया मतलब छोटे भैया माने राजनीतिक रूप से उम्र से छोटे हो सकते हैं, लेकिन माना प्रदेश अध्यक्ष है, मुख्यमंत्री है, तो चाहे कितनी उम्र में छोटे हैं, तो सतपाल महाराज वगैरह सब नीचे बैठे मिलेंगे। अब यहाँ कांग्रेस में क्या होता है कि मंच पर जो है जो वरिष्ठ लोग हैं, जो बहुत जिनका समाज के लिए पार्टी के लिए बहुत बड़ा योगदान है, वो बेचारे उन तो नीचे बैठे रहेंगे और सब फोटो खिंचाने वाले ऊपर हो जाएंगे। तो ये कुछ कमियां हमारे अंदर है, हमको इनको सुधारना पड़ेगा। मतलब कांग्रेस के लोग फोटो खिंचाने के चक्कर में स्टेज पे ज्यादा भीड़ लगा लेते हैं। हाँ है ना नेचर लोगों का। आप कह रहे हैं कि संगठनात्मक तौर पर आप कमजोर हैं, कांग्रेस कमजोर है, संगठन में इतनी कमजोरी है, इसके बावजूद आप बीजेपी को हराएंगे कैसे? अब सवाल ये है, मैं इसलिए कह रहा हूं ना, क्योंकि आप कह रहे हैं बीजेपी को हराना आपका उद्देश्य हो गया, आपका लक्ष्य हो गया, संगठनात्मक तौर पर आप बहुत कमजोर हैं, तो फिर वो बीजेपी और 1 साल का वक्त है। नहीं ऐसा नहीं है, 1 साल का वक्त है सर। मैं एक निवेदन करूं आपसे। हाँ बताइए सर। अब मैं फिर आ रहा हूं हाँ जी, अगर आप सही मायने में देखेंगे संगठनात्मक दृष्टिकोण से, तो निश्चित रूप से हम लोग अब भी उनसे बहुत पीछे, क्योंकि वो उनके महिलाओं में युवाओं में उनका संगठन खड़ा है। हमें मेहनत करने की जरूरत है, बहुत मेहनत करने की जरूरत है। मगर लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जहाँ पे कांग्रेस हमेशा बैकफुट पर नजर आती है। अगर आप जो है थोड़ा सा, हम इस देश से बाहर जाने की बात कर रहे हैं, बाहर की बात करते हैं, बांग्लादेश में एक दलित हिंदू के साथ जिस तरीके से बर्बरता की गई, जिंदा जलाने की कोशिश की गई, मारा गया, घसीटा गया, जला दिया गया, उसके साथ कांग्रेस पार्टी का वो स्टैंड नजर नहीं आया जो गाजा फिलिस्तीन को लेकर के होता था। वो कैंडल मार्च ने निकाला कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने, संगठन ने भी नहीं निकाला कि भाई उसके साथ गलत हुआ या वहां पर बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है, इसके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी नहीं होती है। तो क्या आप लोग भी ये बात तय करते हैं कि नहीं हम सेलेक्टिव राजनीति करेंगे, जिससे आपको लगता है कि भाई यहां पर हमें प्रॉफिट है, वो आप राजनीति कर रहे हैं जो मुद्दे आप? और प्रियंका गांधी ने इस बात को कहा है, और मैं भी इसके बाद कोई कैंडल मार्च नहीं निकाला सर, इस बात कोई कैंडल मार्च तो नहीं निकाला। आप लोगों ने खुल करके, हर एक नेता ने तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन जब कहीं और होता है तो वहां पर आप ऐसा भी नहीं, किसी मुस्लिम के साथ कुछ होता है तो आप लोग बोलना शुरू कर देते हैं। निवेदन करूं, मैं इंटरनेशनल रिलेशन का विद्यार्थी रहा हूं। आतंकवादी भटका हुआ नौजवान कैसे हो सकता है? नहीं आतंकवादी देखिए मैं सिर्फ लेकिन ये स्टेटमेंट आता ना सर, नहीं आपको नहीं लगता कि कांग्रेस का, देखिए कांग्रेस हमेशा धर्म, जाति, क्षेत्र के हिसाब से अपराध को नहीं जोड़ती रही है। जब सदन में बैठ करके राहुल जी कह रहे हैं कि हिंदू मतलब हिंसा 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 हिंसा, आपने वो भी सुना होगा सर। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। आपको रावण का रोल दिया जाएगा, आप रावण का रोल करोगे ना। अगर आपको हनुमान का दिया जाएगा तो पूछ भी लगानी पड़ेगी। अभी फिर कांग्रेस पार्टी में बाकी सबको या राहुल गांधी जी को रोल किसका दिया गया सर? देश विपक्ष नेता का दिया गया, और मैं सोचता हूँ जब से वो विपक्ष नेता बने हैं तब से कांग्रेस पार्टी की स्थिति ज्यादा खराब हो रही है। नहीं अच्छी हुई है। उसके बाद सर बिहार में गए सर, बिहार की स्थिति कितनी खराब हो गई? जमीन पे काम करना और चुनाव जीतना बिल्कुल दोनों में अंतर है। मतलब जो जमीन पर काम कर रहा है वो जरूरी नहीं है कि वो चुनाव जीतने के लायक हो। कई बार ऐसा होता है आदमी मेहनत करता है, क्योंकि राजनीति कोई साधु संन्यासों का खेल नहीं है, और साम दाम दंड भेद राजनीति में करनी पड़ेगी, करना पड़ेगा।
आपका कोई सपोर्टर होगा सर, या फिर मैं नहीं आपको करता लगता है कि मेरा ये बंदा है, इसको टिकट तो होना चाहिए, लेकिन 10 मैं नहीं टिकट करता मेरे हाथ में, 10 टिकट मेरे अनुसार होना चाहिए। मान लीजिए हरीश रावत जी कुछ और सोचे हैं, प्रीतम सिंह जी कुछ और सोचे हैं, गणेश गोदिया जी कुछ और सोचे हैं। मेरी एक आदत है कि मेरे कितने नजदीक हो उसको हम, मुझे लगता है कि भाई हाँ इसको, इसकी क्या क्षमता है, ये सीट निकालने की स्थिति में अब बन सकता नहीं बनता, बहुत सारी चीज देखनी पड़ती है चुनाव में। नहीं, सीएम की इच्छा तो होगी, मैं पिछली बार भी देखिए पूछा वो था पार्टी, वो पार्टी सीएम की इच्छा तो होगी ना सर। नहीं, पार्टी कब क्या निर्णय लेगी। मुझे ही आपने एक बार इंटरव्यू देते हुए कहा था वो कि ठीक है, कि देखिए मैं कौन नहीं चाहेगा, हर एक पोजीशन पे रह चुका हूं जी। तो देखिए CM वो हर आदमी चाहेगा। मतलब दोनों लोग की जो नाड़ी दोष है वो बिल्कुल स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है, सही नजर आ रहा है। भाई महेंद्र भट्ट जी देख रहे हैं आपका, तो वो भी सही निकला, उतना नहीं निकले ना मेरे, उतना अच्छा, मतलब जिसका जितना अरे लंबा भैया जा एक चीज सुनो, मैं इतना थोड़ी कि मैं तो दूसरे दिन जो है माफी मांग लिया। गुरुद्वारे में गया माफी मांग ले। अब महेंद्र भाई की नाड़ी दोस्त ऐसा है कि माफी मांग ले तो भी वो नाड़ी दोस्त खत्म नहीं होने वाला। 2027 में अगर बीजेपी की सरकार आती है तो धामी जी ही मुख्यमंत्री होंगे। मुझे तो नहीं आपने हाथ देखा होगा, आपने बोला था हाथ देखा हुआ है आपने, इसलिए पूछ रहा हूं मैं आज ज्योतिषाचार्य मतलब पॉलिटिकल चीज हटाते हैं, ज्योतिषाचार्य मैं आज आप बता रहा हूं 27 का चुनाव धामी के नेतृत्व में भाजपा नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। और चली गई तो चलेगी तो बुरी तरह हारेगी। चली गई तो मतलब चली गई तो फिर लड़ी ना, इसका मतलब नहीं चली जाएगी, मतलब आपका ज्योतिषी आकलन पहले ही फेल हो जाएगा सर। ना फिर तो और परवल हो जाएगा। पहले भी ज्योतिषी आकलन फेल हो जाएगा, फिर तो और परवल इसलिए हो जाएगा। धामी जी के नेतृत्व में अगर 2027 चुनाव हो रहा है तो सीधी सी बात है पहला ज्योतिषी आकलन आपका हो सकता है। मैं देखिए ना, मैंने कोई इंच टेप से तो नापा नहीं उनके भाग्य रेखा इंच तो हो सकता है आपने 32 तक देखा होगा, आपने 27 आपको ध्यान रहा हो सकता है आपने देखा होगा कि 32 तक मुख्यमंत्री रहने वाले हो। अगर मैं ये कह रहा हूं हो सकता है कि धामी जी 32 तक मुख्यमंत्री रहने वाले हों और आपने इंच टेप नहीं नापा होगा, 5 साल आपने डाउन कर दिया होगा। देखिए बीजेपी तो सिर्फ धर्म के नाम पे खारी है और हम लोग अपराधी है। नहीं तो अपराधी चाहे मुस्लिम है, भटका हुआ नौजवान बोल देते हैं सर आपकी पार्टी। अरे भैया सुन लो, कान बोलते हैं कि उनका अगर अपराधी मुस्लिम है, हिंदू है, ब्राह्मण है, दलित है, अगर वो अपराधी है उसकी सिर्फ एक ही जाति अपराधी, उसको सजा होनी। लेकिन अभी आपने तो सभी को बोल दिया कि सनातनी है, रेप करने वाले सनातनी। क्यों? सारे ये तो मैं भाजपा पे आरोप लगा रहा हूँ। हाँ, ये तो मैं भाजपा पे इसलिए आरोप लगा रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, जैसे और अगर कांग्रेस सिर्फ देखिए सुन लो, चाहे हल्द्वानी हो चाहे कहीं, हमारा सिर्फ एक ही दुश्मन है कांग्रेस का, जो अवैध कब्जा कर रहा है, देखो उसको हटा रहे हैं तो ठीक है कि नहीं? देखो बहुत सुन लो मेरी पूरी बात, उसको हटा ठीक है कि नहीं सर? लेकिन जिस दिन अवैध कब्जा हो रहा था उस दिन क्यों होने दिया अवैध कब्जा? तो किसने किया? सारे काम बीजेपी के शासन में अवैध कब्जा हुआ। अगर सरकार हटा रही है वनफुलपुरा में कि भाई वहां पर आपने अवैध कब्जा किया, हिंदू है वहां भी हटाओ ना, तो वहां हटा रहे हैं। अब फिर आप ये नहीं कह रहे गलत है, आप अभी भी नहीं कह रहे हैं कि जिन्होंने अवैध कब्जा किया वो उसको हटाना चाहिए। आप कह रहे जहां हिंदू हम उसको हटाओ, नहीं यही तो बात हो रही है सर। उत्तराखंड में 2027 में किसकी बनेगी सरकार, इस चीज को लेकर के हर एक पार्टी अपनी जद्दोजहद में लगी हुई है। कोशिश ये कर रही है कि कौन सा मुद्दा किसके लिए फायदेमंद होगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए कौन सा मुद्दा फायदेमंद है और कांग्रेस के लिए कौन सा मुद्दा ज्यादा फायदेमंद है। फिलहाल आज के दौर में किस मुद्दे पे ज्यादा चर्चा हो रही है? जी हां, अंकिता भंडारी केस, वह केस जो अब सुर्खियों में आ गया। उर्मिला सनावर ने जैसे ही एक ऑडियो लीक किया, लीक का मतलब जो पुरानी बातें, वो पुरानी बातें आ जाती है हवा में, मार्केट में, और फिर उत्तराखंड में पूरा एक माहौल बनता है कि आखिर वीआईपी कौन है, वीआईपी कौन है। वीआईपी को लेकर के सारी चर्चाएं होती हैं। आज इस पूरे सिनेरियो को लेकर के आज हम बात करेंगे। डॉक्टर हरक सिंह रावत जी हमारे साथ, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। सर, ये जो पूरा जो सिनेरियो हुआ अंकिता भंडारी केस में, एक बिल्कुल ही नया मोड़ आया। सवाल ये होता था कि वीआईपी कौन है, वीआईपी कौन है। अब आपको क्या लगता है वीआईपी कौन है? क्या कुछ क्लियर कर पा रहे हैं? देखिए, जब अंकिता की हत्या हुई तब भी ये बात आई कि कोई वीआईपी को लेकर उसको एक्स्ट्रा सर्विस देने की बात हुई थी और उसी के कारण उसकी हत्या की गई। लेकिन ये जो एसआईटी की जांच हुई, पुलिस की जांच हुई, उसमें ये सब का खुलासा नहीं हो पाया। लेकिन जिस तरह अभी फिर से दोबारा ये बात उठी है 3 साल बाद,
और मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में जब व्यक्ति पर कोई उंगली उठती है तो निश्चित रूप से फिर विश्वास बनाए रखना, विश्वास पैदा करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। और मैं शुरू से कह रहा हूं कि आप सीबीआई की जांच करा लें, और जिनके भी नाम इसमें आज समाज में, मीडिया में, सोशल मीडिया में आज चर्चा में है, देखिए वो मैं नहीं कह रहा हूं कि दोषी है। अच्छा, आप नहीं कह रहे हैं? मतलब इसलिए कि भाई जब तक कोई जांच नहीं हुई है, किसी एक आरोप लगने से मैं नहीं मानता हूं कि वो दोषी है। लेकिन आज अगर वो सचमुच निर्दोष है तो उनको अपनी पाक साफ छवि बनाने के लिए सीबीआई की जांच की मांग खुद करनी चाहिए। और मैं उदाहरण दे रहा हूं, मुझ पर 2003 में एक प्रकरण में जरा सा उंगली उठी थी, मैंने खुद मंत्री पद से इस्तीफा दिया, सीबीआई की जांच की मांग करी, डीएनए टेस्ट की मांग करी, सार्वजनिक जीवन में भाग न लेने, विधानसभा में प्रवेश करने की कसम खाई, जब तक दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो जाएगा तब तक मैं विधानसभा के अंदर प्रवेश नहीं करूंगा जी। और और मैंने इस संकल्प को पूरा किया। 1 साल जांच को पूरा होने में लगा, लेकिन मैं किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में, इवन कि शादी ब्याह में भी सम्मिलित नहीं हुआ। 1 साल तक किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हुआ, विधानसभा के अंदर विधानसभा सत्र में नहीं गया। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के नाम अगर सामने आए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी जरूरी है एक राजनीतिक दल होने के नाते, और उन नेताओं के लिए भी जरूरी है जिनके नाम की चर्चा इसमें हो रही है। मैं नहीं कह रहा हूं कि उनकी वो सही है गलत है, आरोप सही है गलत मतलब है। आप अभी किसी भी, देखिए, भट्ट जी हो गए या गौतम जी हो गए, किसी को भी आप दोषी नहीं मान रहे? नहीं, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि भाई केवल आरोप लगने से कोई दोषी नहीं होता है। हाँ, हम सीबीआई की, क्योंकि हमने तो देखा नहीं कि क्या सच्चाई है इसमें। भाई अगर क्या सच्चाई है हमने तो देखा नहीं है, इसलिए हम जांच की मांग कर रहे हैं, सीबीआई की जांच। अगर सरकार जांच के आदेश दे देती है, सीबीआई जांच के आदेश दे देती है, तो कांग्रेस पार्टी का हर एक व्यक्ति संतुष्ट हो जाएगा? नहीं, संतुष्ट नहीं, जांच हो और समय से जांच हो जाए। किसी मान लीजिए उसका रिजल्ट, मान लीजिए देखिए जांच होता है और जांच में बहुत समय बाद, मैं समझता हूं कि शायद 27 के इलेक्शन के बाद उसका एक परिणाम आता है। तो देखिए, अगर जांच समय पे नहीं होगी, एक साल लग सकता है, 1 साल लग भी सकता है। अगर लगेगा तो फिर उससे भारतीय जनता पार्टी कटघरे में खड़ी रहेगी। नहीं, देखिए सीबीआई जांच होगी तो भारतीय जनता पार्टी कटघरे में कैसे? इसलिए रहेगी ना कि भाई जब तक जांच नहीं पूरी होगी, हाँ, जब तक जांच का रिजल्ट नहीं निकलेगा तब तक तो क्वेश्चन मार्क बना रहेगा। अगर लेट होगा सर, तो राजनीतिक लाभ कांग्रेस तो नहीं ले पाएगी ना? नहीं, हम राजनीतिक लाभ लेने के लिए भी ये राजनीति नहीं कर रहे। क्यों? मुद्दों का चयन क्या राजनीतिक लाभ के लिए नहीं लिया जाता? मुद्दे जरूर होते हैं, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो मैं सोचता हूं कि जिस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर हम सही मायने में, मैं एक बाप होता, मेरी बेटी होती अंकिता, या मेरी बहन होती, तो क्या मैं राजनीति करता उस पर? अब अगर आज वो पौड़ी जिले की बेटी है, आज वो गढ़वाल की बेटी है, उत्तराखंड की बेटी है, तो हम भले ही राजनीति करें, राजनीति करने के 100 तरीके हैं। मैं कभी भी गलत तरीके से राजनीति नहीं करता हूं और राजनीति करनी भी नहीं चाहिए। आज हमारी अंकिता की लड़ाई के मामले में अगर हम सीबीआई की जांच की मांग एक कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि भाई हमारे प्रदेश की छवि खराब हो रही है। कि हमारे प्रदेश के, देखिए, नेता चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो चाहे कांग्रेस का हो, इससे एक छवि, राजनीतिक कार्यकर्ता की छवि खराब हो रही है कि नेता लोग जो है इस तरह लड़कियों का इस्तेमाल गलत तरीके से करते हैं। ये सवाल केवल भारतीय जनता पार्टी क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये कांग्रेस में भी क्वेश्चन मार्क है। ये हर सामाजिक जीवन में जो आदमी काम कर रहा है उस पर क्वेश्चन मार्क है। इसलिए कि इस पे सीबीआई की जांच हो, समय के साथ हो जाए, जिससे चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी भी अपना तर्क, अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उनको सजा मिले,
जिसका भी नाम आता है, जो भी इसके लिए दोषी है। लेकिन सरकार ने एक्शन तो ले लिया था ना, उसमें पुल के नहीं, तारे देखिए, पकड़े गए, उसमें बागा के देखिए, मैं पकड़े इसलिए गए। कह रहा हूँ बहुत सारी चीजें उसमें नहीं थी, जो नए तथ्य आए हैं। जैसे उस लड़की की, अंकिता की, और उसके जो फ्रेंड है उसकी चैट है, उसको नहीं सामने रखा गया। जो उस कमरे को ध्वस्त कर दिया गया, जो सबूत मिटाने की कोशिश की गई। नहीं, वो एक्शन था या सबूत मिटाया गया? वो तो धामी सरकार का एक्शन हो सकता है। नहीं, एक्शन ऐसे क्यों एक्शन ले लिया आपने? आप मुझको बताओ। मैं आप और मैं इस कमरे में बैठे, कई लोग हैं जब गलत काम करते हैं तो धामी सरकार एक्शन लेती है। योगी सरकार भी एक्शन लेती है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप और मैं इस कमरे में बैठे, कोई अप्रिय घटना हो गई, तो इससे पहले कि कोई जांच तथ्य या कोई सबूत इकट्ठा करे पुलिस, उसके डीएनए टेस्ट करे, फॉरेंसिक जांच करे, उससे पहले अगर हमने सबूत मिटा दिए तो ये कोई एक्शन थोड़ी है। तो वह तोड़ा गया था, अगर बुलडोजर चला था इसका मतलब सबूत मिटाए गए थे। बिल्कुल 100%। क्यों तोड़ा आपने भाई? आप 10 दिन बाद भी तोड़ सकते थे। पुलिस को फॉरेंसिक आपने टेस्ट करना है, कोई किसी के बाल गिरे रहे होंगे, किसी कोई चीज रही होगी, कोई ऐसे सबूत होंगे, मोबाइल हो सकता है, वो कोई ऐसे कोई कागज ऐसा हो सकता है जो उस लड़की ने लिखा हो, माना, कुछ भी सबूत हो सकते थे। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सबूत थे ही थे, लेकिन उससे लोगों के मन में एक शंका पैदा हो गई कि भाई आपने आनंद फानन में उसी रात को क्यों तोड़ दिया? जिस दिन उस लड़के का शव मिल रहा है उसी दिन आपने उस कमरे को ध्वस्त कर दिया। पुलिस के पास जांच के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो ये एक लोगों के मन में शंका है, और कई बार शंका का जवाब सीबीआई की जांच होगी, फॉरेंसिक जांच होगी, वो जो वीडियो ऑडियो वायरल हो रहे हैं उसकी सबकी जांच होगी, तो चीजें सामने आ जाएंगी। मतलब सीबीआई जांच के लिए अगर सरकार कह देती है तो फिर कुछ इशू नहीं है। दोनों चीजें समयबद्ध तरीके से होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं सीबीआई तो अपने हिसाब से जांच करेगी। सीबीआई हो सकता है 6 महीने में परिणाम लेकर के आ जाए, ऐसा नहीं, और 2 साल में परिणाम लेकर के आ जाए। अगर सीबीआई को अगर आप कहेंगे कि 3 महीने के अंदर इस पे जांच करोगे या 6 महीने के अंदर जांच कर लो, तो सीबीआई 6 महीने में जांच प्रकरण तो कितना भी लंबा जा सकता है ना। ये क्या कोई सुनिश्चित कर सकता है कितने समय में हम जांच कर लें? देखिए, क्योंकि चुनाव है। हाँ, अगर सीबीआई की जांच चुनाव से पहले नहीं हुई तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पे कटघरे में खड़ी रहेगी। हरक सिंह रावत क्वेश्चन मार्क करे ना करे। नहीं, अभी आपने कहा कि कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिसका राजनीति से कोई संबंध नहीं होता। आप कह रहे हैं इसका फिर राजनीतिक संबंध। मैं वही तो मैं कह रहा हूं कि हरक सिंह रावत इस पर क्वेश्चन मार्क करे या ना करे, बी करे ना करे, लेकिन आम जनता के मन में भारतीय जनता पार्टी क्वेश्चन मार्क रहेगा। अब मैं आम जनता की, आम जो माँ बहनें हैं, उत्तराखंड के लोग हैं, उनके दिल की बात तो नहीं कर सकता हूं, मैं अपनी बात कर सकता हूं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्रदेश की जनता की अदालत में, देखिए, मैं अपना प्रकरण बता रहा हूं। सीबीआई की जांच की मांग मैंने की, जांच हो गई, डीएनए टेस्ट हो गया, सब कुछ कोर्ट से मेरे पक्ष में आ गया। लेकिन इसके बावजूद भी मैंने 2007 के चुनाव में, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, वो मेरे चुनाव प्रचार में लेस्टरोन आए थे, मैंने प्रधानमंत्री की मौजूदगी में जनता की अदालत में अपना मामला रखा कि सीबीआई की जांच में मैं क्लीन चिट मिल गई, डीएनए टेस्ट में क्लीन चिट हो गया, कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई, वो लड़की बोडो उग्रवादी साबित कर दी, मेरे खिलाफ षड्यंत्र कुछ लोगों ने किया, वो सीबीआई की जांच में सारी चीजें आ गई हैं। लेकिन मैं आज अपने मामले को जनता की अदालत में रख रहा हूं कि अगर जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद दे दिया तो मैं समझूंगा कि, क्योंकि एक सामाजिक कार्यकर्ता के लिए सीबीआई से ज्यादा महत्वपूर्ण, कोर्ट से ज्यादा महत्वपूर्ण जनता की अदालत होती है। और जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, 2002 में जितने वोटों से जितवाया था उससे 10 गुना ज्यादा वोटों से मुझे 2007 के चुनाव में जनता ने जितवाया। और जब कांग्रेस के पास 200 लाल बत्तियां थी तब हरक सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया था, और जब कांग्रेस के पास एक ही लाल बत्ती थी विपक्ष नेता की तब हरक सिंह रावत विपक्ष नेता बना था। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, कुछ चीजें नैतिकता होती हैं, कुछ चीजें इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर चुनाव अभी 3 साल होते, 2 साल होते, तो ये शायद सवाल थोड़ा सा टल सकता था।
इसलिए राजनीतिक दृष्टिकोण से भी मैं अपनी बात तो कर सकता हूं कि मैं हर मामले में राजनीति नहीं करता हूं। मेरी एक आदत है, मैं जज्बातों के साथ कभी राजनीति नहीं करता हूं। मुझे लाख लाभ हो और मुझे लगे कि ये ठीक नहीं है तो मैं राजनीति नहीं करता हूं। आप जज्बातों के साथ नहीं करते या जज्बात के साथ खेलते नहीं है राजनीति को लेकर के? हाँ बिल्कुल, मेरी अपनी आदत है। कांग्रेस पार्टी नहीं, अब देखिए पार्टी को तो एक निर्णय लेगी। क्या कांग्रेस पार्टी ये भी देखती है कि इस राजनीतिक मुद्दे को या इस मुद्दे को टच करने से हमारा वोट बढ़ सकता है, वोट परसेंटेज बढ़ सकता है? क्या राजनीतिक पार्टी कांग्रेस नहीं सोचती ऐसा? मैं आपसे फिर कह रहा हूं, राजनीति में बहुत सारे मुद्दे मिल जाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप एक बेटी की इज्जत के साथ एक बेटी की मौत पर हम राजनीति करें। राजनीति करने के हमें बहुत सारे मुद्दे मिलेंगे। पेपर लीक का मामला है, बेरोजगारी का मुद्दा है, पहाड़ों का विकास का है, पूरे प्रदेश में जो अराजकता फैल गई है, बहुत सारे मुद्दे हैं। हम उन मुद्दों पर भी राजनीति कर सकते हैं। लेकिन अंकिता के आपने देखा होगा कि जो डे स्टार्ट से मैं अंकिता के घर पे गया, मैंने जितना सहयोग कर सकता था व्यक्तिगत रूप से, लेकिन कहीं मैंने मीडिया में नहीं डाला। इसीलिए मैं पूछ रहा हूं, मैंने कहीं मीडिया में नहीं डाला। आपने कहीं देखा कि मैंने अंकिता की मां को इतना पैसा दिया या व्यक्तिगत रूप से क्या मदद करी? कहीं नहीं दिया मैंने, क्योंकि मैं कुछ चीजों को राजनीति से ऊपर उठ कर सोचता हूं। मैं जैसे अपने पेंशन से गरीब बच्चों को पढ़ाता हूं, मैं कहीं नहीं डालता सोशल मीडिया में कितने बच्चों को डॉक्टर बना दिया, कितने बच्चों में पढ़ा रहा हूं। क्योंकि कुछ चीजें मन के संतोष के लिए होती है, कुछ चीजें हर चीज राजनीति के लिए नहीं होती है। राजनीति करने के 100 बहाने हैं, 100 मौके मिलेंगे राजनीति करने के। और इसलिए जब आप हालांकि उससे कई बार नुकसान भी होता है, जब आप जज्बात होके इमोशनल होके राजनीति करते हो, कई बार नुकसान भी होता है। मुझे नुकसान हुआ है, मुझे कई बार मतलब ये कि दूसरों के जज्बात के साथ नहीं खेलेंगे लेकिन खुद जज्बाती हो जाएंगे आप? हाँ होता है, कई बार मेरे पर लोग रोना रोते हैं। जब मैं दिल से दिमाग से काम लेता हूं तो मैं अगले 10 साल में क्या होगा वो अंदाजा लगा सकता हूं। अभी जो आपने लेकिन कई बार क्या होता है कि जब मैं कोई मुझ पर आंसू रोएगा धोएगा और मैं दिमाग से काम करना बंद कर देता हूं, दिल से काम लेता हूं और हमेशा कई बार दिल से दो घटनाक्रम मैं जोड़ूंगा। अभी आपने कहा था कि मैं माला तब तक नहीं पहनूंगा जब तक कि भारतीय जनता पार्टी हार ना जाए। ठीक, बिल्कुल मैंने अभी कर रहा हूं। दूसरा जो है आपने ये भी कहा था कि सरकार बनाने के लिए अगर हरीश रावत जी के पैर पकड़ने पड़े तो भी मैं तैयार हूं। करना चाहिए। ये दोनों जज्बाती होकर के डिसीजन लिया था या फिर आपने नहीं सोच समझ करके? नहीं, कि राजनीतिक सोच के कि भाई मुझे अब सरकार बनानी है हर हाल में। मुझे नहीं मालूम था कि गोदयाल जी मुझे माला पहनाएंगे। मेरा भाषण से प्रभावित होकर वो माला पहनाएंगे तो ये पहले से थोड़ी प्लानिंग कर सकता आदमी कि मैं भाषण दूंगा। तो जज्बाती हो गए थे आप? गोदयाल जी माला पहनाएंगे। हाँ। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब आदमी के चीजें एक भाव निकलता है तो कई बार जो भाव होता है ना, जब आप दिल से कई बार निर्णय लेते हो तो नुकसान भी होता है। लेकिन कई बार दिल के निर्णय भी अच्छे होते हैं। उसमें मेरा भाव आया और मुझे लगता है कि वो एक अच्छा भाव था। उससे कारण मुझे आज मैं इन सब चीज़ों से ऊपर उठ गया। माला पहनना, जिंदाबाद मुर्दाबाद, ये सब चीज़ें मेरे लिए बहुत सामान्य सी चीज़ें हो गई। क्योंकि जिस व्यक्ति ने आपके लिए अगर कोई जिंदाबाद के नारे लगा रहा है तो आपको अच्छा नहीं लगेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता। मैंने कहा ना, मैं इन सब चीज़ों से ऊपर उठ गया हूँ। नेता जो भी होता है सर, देखिए मैं वो तो इन्हीं सब चीजों में पड़ा हुआ रहता है। ऐसा ना, ऊपर उठ गया। मैं 27 साल की उम्र में यूपी मिनिस्टर हो गया तो मेरे लिए ये सब लगभग 35 साल हो गए। 35 साल में लगभग 25 साल से अधिक मैं मंत्री रहा हूं यूपी उत्तराखंड में। तो ये सब चीजें एक स्थिति बाद ये सब चीजों से ऊपर उठ जाता है। तो हरीश रावत जी का पैर पकड़ लूंगा सरकार बनाने के लिए। तो मैं गया हूं, उनके घर पे गया हूं। हाँ, मैंने 4-5 घंटे उनसे बातचीत करी। ये तो सोच समझ कर आपने किया। ये तो भावनात्मक नहीं था ना, ये तो सोच समझ करके था कि सरकार तो भाई कैसे आएगी अगर हम दोनों झगड़ा करते रहेंगे। तो ये सोचा मैंने इसलिए कि भाई देख, एक चीज सुनो, हम आपस में मन मिटाव रहेगा। देखिए उनका अपना प्रभाव है, मेरा अपना प्रभाव है। अब दोनों विपरीत धाराओं में बहती रहेंगी नदियां तो नुकसान होगा।
तो दोनों ठीक है, उनका प्रभाव ज़्यादा हो सकता है, मेरा कम हो सकता है, लेकिन जहाँ जो काम चीटी कर सकते वो चीटी करेगी, जो हाथी कर सकता वो हाथी कर सकता है, जो काम सुई से हो सकता है वो सब्बल से नहीं हो सकता, जो काम सब्बल से हो सकता है वो सुई से नहीं हो सकता। तो हर का महत्व अपने जीवन में, मैं तो अभी सुरेंद्र सिंह नेगी जी तो से वो तो ये मैं कह रहा हूं, ये डिसीजन तो आपने सोच समझ के लिया होगा, यहां तो जज्बात नहीं आया नहीं, होगा ना। ये तो मैंने सोच समझ के लिया कि भाई अगर भारतीय जनता पार्टी, देखो मैं भारतीय जनता पार्टी को बड़ी गहराई से जानता हूं। आज आपकी यात्रा अच्छी अगर रही। संगठनात्मक दृष्टिकोण से अगर आप कहें तो हम भाजपा अगर 80 के पायदान पर खड़ी है तो हम 20 के पायदान पर खड़े, बहुत बड़ा अंतर है। आप मानते हैं इस बात को? हाँ, मैं मानता हूं, क्योंकि वो तो ये सारी गलतियां ना करे भारतीय जनता पार्टी, ये पेपर लीक, ये जिस तरह महिलाओं को उत्पीड़न की घटनाएं लगातार हो रही हैं, और ये दुर्भाग्य कौम है कि सब में भाजपा के ही लोग ज्यादातर संलिप्त मिल रहे हैं। अब सही है गलत है, मैं फिर इस पर टिप्पणी नहीं ठीक हो करूंगा। गया। सही है गलत है, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ना वकील हूं, ना मैं जज हूं, ना मैं कोई जांच जैसी हूं। लेकिन अगर हरिद्वार में एक 13-14 साल की बच्ची के साथ हो रहा है तो उसमें भाजपा के नेत्री का नाम, लाल कुआं में हो रहा है तो भाजपा के दर्जाधारी का नाम, अगर वो पेपर लीक में हकम सिंह का नाम आ रहा है तो वो भाजपा से जुड़ा, अगर रुड़की में लोकसभा में पेपर लीक हो रहा है तो उसमें भाजपा का नाम। तो कहीं ना कहीं इससे पिछले 2-3-4 सालों में जितने घटनाक्रम हुए, चाहे पेपर लीक से संबंधित घटनाक्रम हुआ, चाहे महिलाओं को उत्पीड़न के मामले हुए हो, ज्यादातर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता संलिप्त मिले। तो कहीं ना कहीं ये सारे काम अगर भारतीय जनता पार्टी न करे तो हम उनके संगठनात्मक दृष्टिकोण से उनके मुकाबले में खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे मतलब मानते हैं आपकी कांग्रेस जो है कांग्रेस संगठन के तौर पर काफी कमजोर है। बहुत कमजोर है, हमें बहुत मेहनत की जरूरत है। अभी हमको पोलिंग बूथ पर, अभी हमारे पास टीम नहीं है। देखिए, मैं भाजपा में क्या होता है कि अगर 4 लोगों को मंच पे जगह दी जाएगी, चाहे वो छुट भैया नेता हो, नहीं बड़े नेता भी हो सकते हैं, छोटे भी। मतलब छुट भैया माने राजनीतिक रूप से उम्र से छोटे हो सकते हैं, हाँ। लेकिन माना प्रदेश अध्यक्ष है, मुख्यमंत्री है, हाँ। तो चाहे कितनी उम्र में छोटे, हाँ। तो सतपाल महाराज वगैरह सब नीचे बैठे मिलेंगे। अब यहाँ कांग्रेस में क्या होता है कि मंच पर जो है, जो वरिष्ठ लोग हैं, जो बहुत जिनका समाज के लिए, पार्टी के लिए बहुत बड़ा योगदान है, वो बेचारे उन तो नीचे बैठे रहेंगे और सब फोटो खिंचाने वाले ऊपर हो जाएंगे। तो ये कुछ कमियां हमारे अंदर है, हमको इनको सुधारना पड़ेगा। मतलब कांग्रेस के लोग फोटो खिंचाने के चक्कर में स्टेज पे ज्यादा भीड़ लगा लेते हैं। हाँ, है ना नेचर लोगों का, तो वो हमको ये सुधार करना होगा, क्योंकि हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है। वो तो मैं कह रहा हूं ना कि भारतीय जनता पार्टी सारे काले कारनामा ना करे। ये तो आपकी इच्छा हो गई कि आप चुनाव जीतने के लिए आप हरीश रावत जी के साथ आ जाएंगे, मनमुटाव खत्म कर लेंगे। पहली बात ये बताइए, क्या मनमुटाव खत्म हुआ कि नहीं खत्म हुआ? नहीं, खत्म है। कोई देखिए, अब हम 63 हो गया, हरीश भाई ने भी 63 बोल दिया, 36 के बजाय 63 हो गए। हाँ। अब रावत स्क्वायर हो गया। अच्छा रावत स्क्वायर हो गया। आप तो अब स्क्वायर को तो ज्यादा बल मिल गया। अब 1 + 1 = 2 नहीं होता, 1 + 1 मतलब 11 हो गया। हाँ, कभी कभी बस वो डिपेंड करता है कि दोनों अगर आप साथ में है तो 11 हो जाएगा, अगर अगेंस्ट में है तो 0 भी होता है, 1 - 1 हो जाता है। लेकिन मैं वही तो लेकिन आपने प्लस कर लिया। अगर 36 है, 3 कमो इस तरफ है, 6 कमो उस तरफ है, तो वो 36 रिश्ता हो जाता है, वो कमजोर हो जाता है। और वही 36 अगर 63 हो गया, 6 और 3 कमो एक साथ हो गया, तो वो ताकत हो जाती है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, हर व्यक्ति का अपना योगदान है समाज में। लेकिन मेरा सवाल यह सर कि आप कह रहे हैं कि संगठनात्मक तौर पर आप कमजोर हैं, कांग्रेस कमजोर है, संगठन में इतनी कमजोरी है, इसके बावजूद आप बीजेपी को हराएंगे कैसे? अब सवाल ये है, मैं इसलिए कह रहा हूं ना, क्योंकि आप कह रहे हैं बीजेपी को हराना आपका उद्देश्य हो गया, आपका लक्ष्य हो गया, संगठनात्मक तौर पर आप बहुत कमजोर हैं, तो फिर वो और 1 साल का वक्त है। नहीं, ऐसा नहीं है, 1 साल का वक्त है सर। मैं एक निवेदन करूं आपसे। हम बताइए सर। अब मैं फिर आ रहा हूं हाँ जी। अगर आप सही मायने में देखेंगे संगठनात्मक दृष्टिकोण से, तो निश्चित रूप से हम लोग अब भी उनसे बहुत पीछे हैं।
क्योंकि वो उनके महिलाओं में, युवाओं में उनका संगठन खड़ा है। हमें मेहनत करने की जरूरत है, बहुत मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। आपको नहीं लगता कि आपके लेकिन मैंने जैसे कहा ना, कई बार क्या होता है कि 80 में जनता पार्टी बहुत संगठित थी। इंदिरा गांधी पैदल घूमी पूरे देश के अंदर, लौट के आ गई। 84 में जो है खून का एक कतरा देश के काम आएगा। इंदिरा गांधी जी की डेथ के बाद 450 सांसद आ गए कांग्रेस के। तो कई बार क्या होता है कि जिस तरह का ये जो भारतीय जनता पार्टी जाने अनजाने में जो कुकर्म कहूं, गलतियां कहूं, अराजकता कहूं कर रही है, ये मुद्दे कई बार इतने बड़े हो जाते हैं कि उनका चाहे कितना ही बड़ा संगठन हो, उसको अगर हमने ठीक से अगर हमने जनता के बीच में जनता की आवाज बनकर अगर हमने ठीक से लड़ाई लड़ी तो उनका संगठन धाराशायी हो जाएगा। आप बिल्कुल मुद्दों की बात कर रहे हैं, मगर लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जहां पे कांग्रेस हमेशा बैकफुट पर नजर आती है। अगर आप जो है थोड़ा सा हम इस देश से बाहर जाने की बात कर रहे हैं, बाहर की बात करते हैं, बांग्लादेश में एक दलित हिंदू के साथ जिस तरीके से बर्बरता की गई, जिंदा जलाने की कोशिश की गई, मारा गया, घसीटा गया, जला दिया गया, उसके साथ कांग्रेस पार्टी का वो स्टैंड नजर नहीं आया जो गाजा फिलिस्तीन को लेकर के होता था। वो कैंडल मार्च ने निकाला कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने, संगठन ने भी नहीं निकाला कि भाई उसके साथ गलत हुआ या वहां पर बांग्लादेश में हिंदू के साथ गलत हो रहा है। इसके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी नहीं होती है। तो क्या आप लोग भी ये बात तय करते हैं कि नहीं हम सेलेक्टिव राजनीति करेंगे, जिससे आपको लगता है कि भाई यहां पर हमें प्रॉफिट है, वो आप राजनीति कर रहे हैं जो मुद्दे आप? नहीं, ऐसा नहीं है। माने प्रियंका गांधी ने क्योंकि हमारे देश के प्रमुख नेता है और प्रियंका गांधी ने इस बात को कहा है, और मैं भी इसके बाद कोई कैंडल मार्च नहीं निकाला सर, इस बात कोई कैंडल मार्च तो नहीं निकाला। आप लोगों ने खुल करके, हर एक नेता ने तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन जब कहीं और होता है तो वहां पर आप ऐसा भी नहीं, किसी मुस्लिम के साथ कुछ होता है तो आप लोग बोलना शुरू कर देते हैं। निवेदन करूं, मैं इंटरनेशनल रिलेशन का विद्यार्थी रहा हूं, मिलिट्री साइंस का प्रोफेसर रहा हूं। तो कांग्रेस की राजनीति, देखिए जैसे दो गुट थे, एक पूंजीवादी जिसका अमेरिका नेतृत्व करता था, एक साम्यवादी जिसका रशिया नेतृत्व और चाइना नेतृत्व करता था। पूरी दुनिया के अंदर नेहरू जी के नेतृत्व में, इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में, लाल बहादुर शास्त्री जी के नेतृत्व में नॉन अलाइनमेंट, जिसको हम गुट निरपेक्ष आंदोलन कहते हैं, उस जो ऐसी शक्तियां जो पूंजीवादी ताकत और सामाजिक ताकतों के बीच में जो ऐसी कंट्री हैं, ऐसे देश हैं, ऐसे समाज हैं, उनको उनका नेतृत्व करने का काम कांग्रेस ने किया है। तो मैं ऐसा नहीं है, कांग्रेस चाहे इंटरनेशनल लेवल पर कहीं भी, अगर आप कांग्रेस की जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, पॉलिसी है, वो ऐसा नहीं है कि केवल हिंदू के पक्ष में होगी या मुस्लिम के पक्ष में होगी। लेकिन दिखता तो ये देखिए, मैं लोगों के पूरे देश में जो एक माइंडसेट डेवलप होता जा रहा है, जो विचार डेवलप होता जा रहा है, वो यही नजर आता जा रहा है कि कांग्रेस मुसलमानों के साथ है, हिंदुओं के साथ नहीं है। जब हिंदू दलित के साथ कुछ होता है और मुस्लिमों ने कर दिया तो कांग्रेस कुछ नहीं बोलती, बोल नहीं पाती, शब्द नहीं मिलते। लेकिन यही चीज अगर किसी मुस्लिम के साथ हो जाती है तो कांग्रेस पार्टी खड़ी हो जाती है। आज क्योंकि देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज कांग्रेस 100 सीट पे है। कांग्रेस 400 सीटें इस देश के अंदर पार्लियामेंट में रही है ना। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम की आबादी भी है, हिंदुओं की आबादी भी है। कमलापति त्रिपाठी जैसे पंडित को भी कांग्रेस के नेता रहे। विश्वनाथ प्रताप सिंह भी कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे। श्रीपत मिश्र कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे। तो ऐसा नहीं है हिमाचल हो, हरियाणा हो। लेकिन वोट की राजनीति के लिए मैं सर मुख्यमंत्री बनाने की और प्रधानमंत्री की बात नहीं मैं कर रहा हूं, लेकिन वोट की राजनीति के लिए कांग्रेस तो सिर्फ इसी चीज का इस्तेमाल करती है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, कांग्रेस ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना दलित, ना समाज। सर मैंने तो आपको एग्जांपल दिखा दिया सर, सबको एग्जांपल दे दिया। ये एक एग्जांपल है, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल। कांग्रेस ने जब भी किसी हिंदू के साथ, देखिए कांग्रेस ने, आज राजीव गांधी मारे गए, राजीव गांधी मारे गए तो कांग्रेस में श्रीलंका में जो उग्रवाद था उसका विरोध किया कांग्रेस के नेतृत्व में कांग्रेस ने। पंजाब में जो उग्रवाद था, आतंकवाद था, कांग्रेस ने उसका विरोध डटकर विरोध किया।
तो कांग्रेस ने धर्म और जाति की राजनीति कभी नहीं की। क्या मैं सर बता रहा हूं सर, एग्जांपल दे रहा हूं फिर नहीं, से वो सर। ठीक है। मैं कह रहा हूं ये इस एग्जांपल के नहीं, साथ ऐसा नहीं है अगर कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है, अगर वो नवयुवक होते हैं, नौजवान होते हैं और मुस्लिम होते हैं, तो कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स ये बोल देते हैं कि वो भटके हुए नौजवान है सर। आतंकवादी भटका हुआ नौजवान कैसे हो सकता है? नहीं, आतंकवादी देखिए मैं सिर्फ ये लेकिन कह ये रहा हूं, स्टेटमेंट आता ना सर। नहीं कहीं आपको नहीं आता। लगता कि कांग्रेस का देखिए, कांग्रेस हमेशा धर्म, जाति, क्षेत्र के हिसाब से अपराध को नहीं जोड़ती रही है। आतंकवाद आतंकवादी है, अपराधी अपराधी है, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी क्षेत्र का हो, जाति का हो। अपराधी की ना कोई जाति होती है ना कोई धर्म होता है। कांग्रेस हमेशा इस रूप में लेती है। ये तो भारतीय जनता पार्टी लेती है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो माहौल बनाया ना भारतीय जनता पार्टी। नहीं, कांग्रेस पार्टी ये तो सुनिश्चित कर देती है इसी चीज पर जाकर। कांग्रेस सिर्फ पार्टी अपने मैं ऐसे स्टेटमेंट दे देती है। अब एक और एग्जांपल दे रहा हूं सर, बातें जितनी हो रही है वो एग्जांपल से आता जा रहा है। मैं कह रहा हूं सर कि कांग्रेस पार्टी के सीएम भी, कर्नाटक के सीएम, वो भी तेलंगाना के सीएम सर, उन्होंने भी ये स्टेटमेंट बोला, आपने वो भी सुना होगा। उन्होंने कहा कांग्रेस मुसलमान, कांग्रेस है तो मुसलमान है, मुसलमान का मतलब कांग्रेस परिप्रेक्ष्य में कहा। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने भी कहा यही बात कि हाँ कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस। तो मतलब कांग्रेस में मैं एक निवेदन करूं, बहुत लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस का इस्लामीकरण हो चुका है एक तरीके से। मैं एक निवेदन करूं, बताइए सर। अगर माना देश के प्रधानमंत्री अगर उत्तराखंड में आ रहे हैं और वो कहेंगे कि पहाड़ी माने भाजपा, भाजपा ने पहाड़ी, राजनीति में जो लोग होते हैं वो जब कौन से, हम माना किसी सिख समाज के कार्यक्रम में गए तो बटने चरण सिख समाज के नहीं तो जितने भी करेंगे। तो सर इस मामले में तो हमेशा कांग्रेस कमजोर नजर आती है ना। नहीं कमजोर नहीं, जब भी ये भारतीय भाई ब्राह्मणों के खिलाफ जो है बोलने का काम कई बार कांग्रेस पार्टी नेता कर देते हैं। नहीं किया। और ऐसे बहुत सारे जो केसेस ऐसे हैं हिंदुओं के खिलाफ बोलते हुए नजर आते हैं सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लोग। कांग्रेस ने मैं कह रहा हूं मध्य बिहार से लेकर जगन्नाथ मिश्र से लेकर कितने पंडित ने नेतृत्व तो किया कांग्रेस का। सर बिहार का जिक्र कर लिया आपने सर, राहुल गांधी गए थे सर बिहार में कैंपेन करने। उन्होंने छठ जैसे महापर्व को, जो कि वहां पर बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाता है, वहां पर भी उन्होंने अलग अनर्गल बयान दे दिया। इसके नहीं ऐसा वो उनके बयान को तोड़ मोड़ कर प्रस्तुत किया गया। सारे बयान राहुल गांधी जी के तोड़ मोड़ हो रहा है ना, सारे बयान। आलू एक चीज सुनो, सारे बयान मुझे आलू से मशीन से आलू से सोना निकालने वाला बयान, ये राहुल जी का बयान नहीं है। राहुल जी ने कोड किया कि मोदी जी ने ये कहा था, लोगों ने जो है मोदी जी ने ये कहा था ये हटा दिया और उसको राहुल जी पे चिपका दिया। राहुल जी की मंशा नहीं तो जो जब सदन में बैठ करके राहुल जी कह रहे हैं कि हिंदू मतलब हिंसा 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 हिंसा, आपने वो भी सुना होगा सर। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य, वो भी सुना होगा। मैं आपसे कह रहा हूं, बताइए आप। राहुल जी ने क्या कहा? हाँ बताइए आप। कि आप हिंदू के परिवार से आप नहीं, मैंने सुना है वो भाषण राहुल जी का। राहुल जी का कहना यह था कि आपने हिंदू को केवल हिंसा से जोड़ के खड़ा किया। यार भाजपा पे लगाया राहुल जी ने कि आपने ये बात तो मुस्लिम बोल करके भी तो कह सकते थे वो, कि सिर्फ हिंदुत्व की बात आपको नहीं लगता कि ये बात बार बार माइंड में शब्द सुना है? ये बातें बार बार अगर कांग्रेस पार्टी के लीडर्स ये बात बार बार बोलेंगे तो लोगों के मन में, जहन में कहीं ना कहीं ये जाएगा कि भाई कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं। हम तो पार्टी के तमाम मीटिंगों में जाते हैं देश की। हाँ तो सीएम ने बोल दिया सर, मैंने आपको बोल दिया सीएम आप भाई। नहीं सीएम ने क्या बोला? देखिए अगर मैं कल सतपुली में था माना, तो जब मैं सतपुली में जाऊंगा वहां पे पूरे नेयार घाटी के लोग हैं, पूरे गढ़वाल के लोग हैं, तो वहां पे मैं वही बात बोलूंगा ना कि भाई कांग्रेस का मतलब गढ़वाली, ये हमारी ताकत है। कांग्रेस बने गढ़वाली, गढ़वाली बने कांग्रेस। अब कोई कहे साहब ये तो इन्होंने तो केवल कांग्रेस को गढ़वाली, बटने चुरा जो राजनीति जब लोग करते हैं, हम जब जिस समाज में जाते हैं उस समाज की पैरवी करता है आदमी। हम गढ़वाल में आते हैं टोपी पहन लेते हैं लोग, तो क्या रोज थोड़ी पहनता आदमी? हम अगर गुरुद्वारे में जाता है तो रुमाल रख देते हैं। मतलब यह है कि समय परिस्थिति, देशकाल परिस्थिति को देखते हुए अगर माना आपको रावण का रोल दिया जाएगा तो आप रावण का रोल करोगे ना।
अगर आपको हनुमान का दिया जाएगा तो पूछ भी लगानी पड़ेगी। अभी फिर कांग्रेस पार्टी में बाकी सबको या राहुल गांधी जी को रोल किसका दिया गया सर? देश विपक्ष नेता का दिया गया और मैं सोचता हूं जब से वो विपक्ष नेता बने हैं तब से कांग्रेस पार्टी की स्थिति ज्यादा खराब हो रही है। नहीं अच्छी हुई है। उसके बाद सर बिहार में गए, सर बिहार की स्थिति कितनी खराब हो गई? बिहार में जिस तरह मशीनरी का स्थिति खराब हो रहा है सर, स्थिति कितनी खराब? मैं आज आपको थोड़ा हूं सर, स्थिति कितनी खराब होगी सर? आज मतपत्र से चुनाव हो जाए, हाँ सर, जहां जीतते हैं वहां ईवीएम खराब नहीं होता है। नहीं खराब वहां भी होता है, तो वहां का तो इस्तीफा दे देना चाहिए, बोलना चाहिए कि अब हम चुनाव जीत चुके हैं। सर चुनाव हम जीत चुके हैं और जीतने के बाद अब हम इस्तीफा देते हैं, अब दोबारा बैलेट से चुनाव कराओ। मैं निवेदन करूं, बताइए सर। हार जीत कितनी उससे होती है? 5, 10, 15% से। उन्होंने अगर मशीन में सेट कर दिया 15%, तो बाकी सारे स्टेट क्यों हार जाते हैं सर? तो मैं वही ऐसे कंडीशन बीजेपी तो सारा जीत जाती है। मैं जो कह रहा हूं, माने एक स्टेट में हम 25% से जीत रहे थे, तो सेट तो वहां भी होगी मशीन, वहां उन्होंने 15% सेट रखा है, तो हम वहां 10% से जीतने वाला व्यक्ति 15% क्यों सेट करेगा सर? वो तो पूरा 100% चुनाव जीतेगा ना। इसलिए कि जिससे कि वो अगर ऐसा कर लेंगे तो पूरे देश के अंदर एकदम क्रांति हो जाएगी। तो सर कांग्रेस पार्टी को नजीर पेश करना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को नजीर पेश करनी चाहिए इस बात को लेकर के कि कर रही है हमने चुनाव जीता है, जीतने के ईवीएम से चुनाव जीता है और अब हम इस्तीफा देते हैं। नहीं इस्तीफा देते हैं, सरकार नहीं बनाएंगे, सरकार नहीं बनाएंगे और दोबारा बैलेट पेपर चुनाव। कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है सर, लड़ाई कांग्रेस। तो सर ये तो सिलेक्टिव राजनीति होगी ना। कांग्रेस से 14 तारीख को ये तो सिलेक्टिव राजनीति हो गई कि जब हम चुनाव जीत रहे हैं तब हम शांत है, तब हम शांत है, जब हम चुनाव हार रहे हैं तब ईवीएम दोषी है। जैसे हिमाचल में 0.1 कुछ % से जीते हम लोग। हो सकता है अगर ईवीएम सेट नहीं होता तो फिर सरकार क्यों बनाया सर? मैं जो कहना चाहता हूं, हिमाचल चुनाव अगर जीत गए, सरकार क्यों बनाया? मैं क्या कह रहा हूं, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी को मगर नजीर पेश करनी चाहिए सर, कहनी चाहिए साफ साफ करेगी ना? कहां किया सर? जब अति हो जाएगी, चुनाव जीत रहे हैं वहां सर शांति से बैठ जा रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं, एक सीमा होती है। कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है कि ईवीएम में आप गड़बड़ कर रहे हैं, वोट चोरी कर रहे हैं, फर्जी वोट बना रहे हैं। कांग्रेस इसकी लड़ाई लड़ रही है और अब कांग्रेस ने पूरा होमवर्क करना शुरू कर दिया है। अब हमने जैसे अब उत्तराखंड में भी हमने अपने हर पोलिंग बूथ पर अपने एजेंट को, वोटर लिस्ट को चेक करने का काम, अभी 1 साल है हमारे यहाँ चुनाव के लिए, लेकिन हम जो गलतियां दूसरे प्रदेशों में हो गई और जिस तरह इन्होंने बेईमानी करके फर्जी वोट बनाया कि पूरा उत्तराखंड में, दिल्ली में जो लोग रह रहे थे बिहार में वोट बना दिया, वो बिहार में भी वोट दे रहे हैं और जब दिल्ली में वोट हो रहा है वही लोग फिर दिल्ली में भी वोट दे रहे हैं। तो अब हमने इस बात को देखे, जब जगो तभी सवेरा है। आदमी एक बार सोचता है अब जागा है, अब जागी है कांग्रेस। ऐसा ना, जब आदमी को बहुत धक्के लगते हैं, धक्के खा खा के तो सीखता है ना आदमी। जब कांग्रेस को लगा कि भाई ऐसा क्या हो रहा है, हरियाणा में हमको लग रहा था हमारी सरकार आ रही है, अचानक माहौल बदल गया। महाराष्ट्र में भी ऐसे हुआ, अब लगातार 3 घटनाएं हो गई, हरियाणा हुआ, महाराष्ट्र हुआ, फिर बिहार हो गया। तो अब कांग्रेस भी और पूरा विपक्ष भी आने वाले चुनाव को उस चुनौती की तरह ले रहा है। अब हम माना मुझे चुनाव लड़ना है जिस विधानसभा से, तो मैं आज से सचेत हूं कि अगर 163 पोलिंग बूथ हैं, उन पोलिंग बूथ पे मैं देख रहा हूं कि एक एक व्यक्ति, क्योंकि जो लोकल कार्यकर्ता होता है सबको मालूम होता है कि तो कौन वोटर है कौन नहीं है। बेसिकली आप लोग को इसलिए पता नहीं चला क्योंकि कांग्रेस का संगठन इतना मजबूत नहीं था जो वॉच कर सके, चीजों को ग्राउंड पे देख सके, और जब हार जाते हैं तो फिर ईवीएम पे ठिकरा फोड़ देते हैं। आज तक किसी ने, मतलब मैं भी लगभग 12 चुनाव लड़ चुका हूं, इस लेवल पे कभी हुआ ही नहीं बेईमानी। ये तो पहली बार, जब से भाजपा जितनी शुरू कर दी है, अटल जी तब से बेईमानी हुई है। नहीं, अभी जो ये दौर आया है, जिस दौर में भारतीय जनता पार्टी जितना शुरू कर दिया, उस दौर में आपको लग रहा है कि ईवीएम खराब है। 98 में अटल जी आए थे, जब तक कांग्रेस जीत रही तब तक सब कुछ ठीक है। 98 में अटल जी थे, 4 तक प्रधानमंत्री रहे, 4 में कांग्रेस सरकार आई, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, 14 तक रहे, 10 साल तक। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब कोई चीज अति हो जाती है ना, किसी चीज की भी अति हो, हमारे देश की राजनीति में अति क्या है सर कि कांग्रेस पार्टी काफी लंबे समय तक सत्ता से बाहर रह गई है। नहीं, ये कहां रह रही, 14 से तो बाहर ही है। हाँ, 14 से बाहर तो समस्या ज्यादा तो 14 से को बहुत बड़ी नहीं है। भाजपा तो 15 जनसंख्या स्थापना
1951 में हुई थी। तो फिर ईवीएम पे आरोप क्यों लगाना सर, ये तो मैं कह रहा नहीं, हूं। लेकिन ये ईवीएम की भी इसका मतलब ये थोड़ी है वो क्या उसमें भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनसंघ नहीं लगाती थी? लगाती थी इंदिरा गांधी पे आरोप। वो तो इंदिरा गांधी गलत करती थी। हाँ, लगाती थी। इंदिरा गांधी गलत करती थी इसका मतलब? नहीं करती थी, नहीं करती थी सर मतलब अगर भाजपा भी आरोप लगाती थी तो मतलब इंदिरा गांधी जी अगर- गलत करती थी सर। अगर मैं ये नहीं कह रहा हूं गलत करती थी, जो उनको लगता था हाँ, उसमें वो भी लोग लगाते थे। तो मतलब सिर्फ आरोप की राजनीति, वही तो मैं कह रहा नहीं, हूं सर। आरोप की राजनीति, लेकिन वही तो इस मैं कह रहा हूं, समय सिर्फ आरोप की राजनीति है, सच कुछ नहीं है। इस समय नहीं, आरोप नहीं है तो सर वही तो इस आपने समय 101%। हाँ मैं एक ऐसे, क्योंकि मैंने इतने चुनाव लड़े हैं और उत्तर प्रदेश और उत्तरी भारत की राजनीति को मैं बहुत नजदीक से समझता हूं, और मैं कह सकता हूं इस समय कि अगर आज बेईमानी ना हो, फर्जी मतदान ना हो, अधिकारियों के दम पर या ईवीएम के बलबूते पे ना हो, तो मैं ये नहीं करूं कि भाजपा बिल्कुल खत्म हो जाएगी, लेकिन भाजपा की जो पोजीशन है वो ये नहीं रहेगी, क्योंकि इस समय भारतीय जनता पार्टी पे दोनों ताकतें हैं। सरकार आप में, जैसे मैं जो कह रहा हूं जी। वो सरकार में है और उनके पास पैसा भी है, तो दोनों ताकतों का जो दुरुपयोग हो रहा है, देखिए हर राजनीतिक दल करता है, जो भी सत्ता में रहता है वो ये करता है, लेकिन कांग्रेस ने इस रूप में कभी नहीं किया। अलग तरीके से किया होगा, कांग्रेस ने अलग इस तरीके रूप से में किया होगा, पर किया यही है सर। कांग्रेस ने इस मतलब अति नहीं है ना। देखिए हम कोई साधु संन्यास तो है नहीं, हर आदमी चुनाव जीतने के लिए कोशिश करता है, तो जब कांग्रेस रही होगी, कांग्रेस ने भी कोशिश की होगी, लेकिन और कांग्रेस को उसका नुकसान भी हुआ। अगर इंदिरा गांधी जी ने 77 में 75 इमरजेंसी लगाई जी, तो उसका नतीजा हुआ कि कांग्रेस हार गई और जनता पार्टी जीत गई। चौधरी चरण सिंह मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बन गए, फिर चौधरी चरण सिंह बन गए, फिर चंद्रशेखर बन गए, 3 प्रधानमंत्री 2.5 साल में बने, तो नुकसान हुआ कांग्रेस को। फिर ये आपस में लड़ते रहे, इंदिरा गांधी को जेल भेजने की बात करते रहे, संजय गांधी को गिरफ्तार करते रहे, फिर कांग्रेस लौट के आ गया 80 में, फिर इंदिरा गांधी को मार दिया, खून का एक एक कतरा देश के काम आएगा, तो कांग्रेस क्या आ गई। बोफोर्स के मुद्दे पे फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह और रामधन और चौधरी अजीत सिंह और इन सब लोगों ने मिलकर फिर बोफोर्स का मुद्दा उठाया। उसी बोफोर्स ने जिसने फिर कारगिल में जो है पाकिस्तान को निशाने पे लिया, और वही बोफोर्स तोप जो है जिसने कारगिल के युद्ध में विजय दिलवाई, उस बोफोर्स के मुद्दे पे जो है घेरा कांग्रेस को, और 89 में फिर जनता दल आ गया। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जब मुद्दे बनते हैं, कई बार एकदम नहीं बनते। आप सोचोगे नहीं आज हम मुद्दा उठा देंगे, तो उसको जनता के बीच में ले जाना, जनता को विश्वास दिलाना कि ये पार्टी सचमुच अन्याय कर रही है, अत्याचार कर रही है, छोटे छोटे लालच देकर कहीं 10,000 दे दिया, कहीं 5 किलो राशन दे दिया, और उसके कारण आपको प्रलोभित कर रही है, और उसके कारण आपका बहुत बड़ा नुकसान कर रही है। जब चुनाव जो है कांग्रेस पार्टी हार रही है, एक ईवीएम पे दोष है, दूसरा अगर मैं 22 की बात करूं, 2022 की कांग्रेस पार्टी की सरकार आने वाली थी, आई नहीं। ना आने के पीछे के एक कारण ये भी बताया गया कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में ही लड़ाइयाँ थी, खींचतान थी आपस में, और दूसरी तरफ टिकट का सही डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया गया। बिल्कुल यह सही है, मैं इस बात आपकी बात से सहमत हूँ। 2022 में भाजपा में था, और मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको, और बिल्कुल सही। आपको बुरा लगा था कि कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं आई थी? नहीं, अच्छा लगा था? मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें प्रधानमंत्री आए थे केदारनाथ, तो हेलीकॉप्टर में मदन कौशिक जी, मैं और सुबोध उनियाल जी, नहीं मदन कौशिक, मैं और यशोधरानंद जी और आईजी गुंजियाल हेलीकॉप्टर में आ रहे थे केदारनाथ से। जब हम देवप्रयाग के ऊपर से आ रहे थे, तो मदन कौशिक जी ने पूछ दिया कि भाई किस किस सरकार आ रही है, तो मैंने कहा भाई ये आईजी इंटेलिजेंस है गुंजियाल, ये बताएगा, इसमें पूरे प्रदेश की इंटेलिजेंस रिपोर्ट है। तो गुंजियाल ने टाल दिया, गुंजियाल ने कहा नहीं रावत जी को ज़्यादा नॉलेज है। मैं लिखा, मैंने कहा भाई सच बोलूं? तो मदन कौशिक ने कहा हाँ सच बोलो। मैंने कहा भाई हमारी सरकार नहीं आ रही। आपने बोला था? हाँ, भाजपा की सरकार नहीं आ रही,
और मेरी बात का समर्थन गुंजियाल ने किया। कहला सर मैं यही बोलना चाह रहा था जो अभी राव जी ने बोला, और इस बात को मदन कौशिक ने भी मान लिया, यशवंत ने भी मान लिया। हम चारों लोग थे हेलीकॉप्टर में आ रहे। ये बात बिल्कुल सही है कि जो माहौल था, आप मीडिया के लोगों से पूछ लो, इंटेलिजेंस वालों से पूछ लो, तो फिर अचानक ऐसा हुआ क्या? वो जो आपने खुद ही कहा क्या कि भाई टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन खराब हुआ। टिकट अगर हमने सही नहीं दिया, कांग्रेस ने, हमने मतलब उस समय आप भारतीय जनता पार्टी में थे। नहीं, मैं कांग्रेस में आ गया था। हाँ मतलब तो उस समय जो है टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं हुआ। कांग्रेस अगर टिकट ठीक से नहीं दिए जाएंगे, दूसरा देखिए अगर हम लड़ाई जो है भाजपा से लड़ने के बजाय आपस में ही लड़ते रहेंगे। मेरा ही जैसा एपिसोड था, माना आज भाजपा ने 16 तारीख को मुझे निकाला था और 17 तारीख को मेरी ज्वाइनिंग हो जाती, फिर 1 लाख लोगों को रैली मैं देहरादून में करता, भाजपा कांग्रेस के बड़े नेता उसमें सम्मिलित होते, तो 5-10% वोट का इजाफा हो जाता। तो आपकी ज्वाइनिंग नहीं होने दी थी इसी वजह से। अब 8-10 दिन लग गए। हाँ। अब 8-10 दिन जब ज्वाइनिंग में लग गए तो जो एक माहौल बनता है वो डाउन हो गया। उसका मेरे ज्वाइनिंग से जो फायदा होना चाहिए था वो नहीं हो पाया कांग्रेस को। तो कई बार क्या होता है कि जो हम देखिए भाजपा तो करेगी कोशिश अपना, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी थी कांग्रेस की कमजोरी थी। शुक्र है उस वक्त जो है आपने ये नहीं कहा कि ईवीएम में चोरी हो गई थी, ईवीएम में गड़बड़ी हो गई थी। नहीं, मैंने कहा अगर आप एक चीज सुनो, फिर भी नहीं, मैं मतलब जब आप मानते हैं कि कांग्रेस का संगठन कमजोर है, एक बात आप मानते हैं कि कांग्रेस में देखिए मैं बता दूं अंतर विद्रोह ज्यादा है, आप मानते हैं कि कांग्रेस में टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन गलत होता है, इसके बावजूद आप कह रहे हैं अंत में ईवीएम दोषी है। हाँ, मैं फिर भी कह रहा हूं सर कैसे हो सकता है? अगर 2000 खुद की गलतियां ठीक नहीं हो रही हैं, खुद की गलतियां ठीक नहीं हो रही है और ईवीएम दोषी है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं जी बताइए। 2022 में टिकट अगर हम ठीक से दे देते, वो लाख ईवीएम में हेरा फेरी करते। 10 देखिए 20% तो नहीं कर सकते कि उससे पूरा आग लग जाती प्रदेश के अंदर, देश के अंदर। तो वो उतना ही करते हैं कि 10 और 15% में सेट कर दी उन्होंने मशीन। तो सर वो जो जिस मशीन की आप बात कर रहे हैं, ये भी हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी के लोगों का जो बयान होता है, बीजेपी का जो बयान होता है, उससे जो फ्लोटिंग वोट है, वो फ्लोटिंग वोट 10 से 20% कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाती है। नहीं, मैं कह रहा हूं जो बयानबाजी है, अगर आज कांग्रेस हाँ जैसे उन्होंने 10-15% माना सेट कर रखा मशीन में, इसे ज्यादा करने में तो तराई हो जाएगी। तो जो माना कोई अगर माना किसी पोलिंग बूथ पे 550 वोट मिले किसी कांग्रेस को, उनको 450 वोट मिले, उन्होंने 10% सेट हो गया, तो हमारे 450 वोट हो गए, उनके 100-500 वोट हो गए। इससे ज्यादा नहीं सेट कर सकते, नहीं तो लोगों को अंदाजा लग जाता ना कि भाई हमने वोट तो दिया ही नहीं था, कहां से ये इतना आ गया, तो क्रांति हो जाएगी। तो हमेशा जो चोरी करता है। बहुत से ऐसे बूथ होते हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिलता सर, बहुत से ऐसे बूथ होते हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिलता, वहां सब क्या करते हैं सर भारतीय जनता पार्टी के लोग? वो देखिए उन्होंने वो कैसे सेटिंग करते हैं? उन्होंने ओवरऑल माना, तो वहां 10% सेटिंग कैसे होती है? देखिए हार जीत का फैसला माना 5% से लेकर 25-15% के बीच में, उन्होंने माना 10% भी सेट कर रखा है, तो 5% से कांग्रेस जीत जाएगी। और अगर उन्होंने जो है कांग्रेस वहां 8% से जीत रही है, तो वहां कांग्रेस 3% से हार जाएगी। मैं कह रहा तो मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं लेकिन मैं इसके बावजूद जब सेटिंग मशीनों में हो रही है आपके अनुसार, बिल्कुल 100 मैं कह रहा हूं कि दो सेटिंग है सर बूथों में सुनिए ना, मैं कह रहा हूं कि जहां पर कांग्रेस के वोटर सबसे अधिक हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं पड़ती, तो मशीनों की सेटिंग कैसे हो गई? बहुत से ऐसे बूथ जहां बीजेपी को वोट नहीं पड़ते, मैं ये कह रहा हूं मशीनों में सेटिंग कैसे होगी सर? मैं ये कह रहा हूं कि वो उनको पता होता ना। अच्छा, उनको ये पता होता है कौन सी मशीन कहां जाएगी सर? कौन सी मशीन कहां जाएगी पता होता है? जो चोर चोरी करेगा ना, जो चोर चोरी करेगा, जो प्रोग्राम बनाएगा, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि ईवीएम को ले जाने वाले व्यक्ति से लेकर के डिस्ट्रीब्यूट करने तक हर एक व्यक्ति दोषी है? जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसको पता ना सर किस बूथ पे जाएगा, सर कौन सी मशीन किस बूथ पे जाएगा, सबको पता है। एक चीज सुनो, जिलाधिकारी को तो जिलाधिकारी मतलब सर हर किसी को पता है जरूरत ही नहीं है। आम लोगों की मशीन में यही तो दिक्कत है। हाँ। अगर वही मत पत्र से हो जाएगा तो उसमें जो है पोलिंग बूथ का जो कर्मचारी उसकी इन्वॉल्वमेंट से लेकर डीएम तक की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी। हाँ। मशीन में जरूरत ही नहीं है।
आप वोट आपने दिया तो सर दे दिया। हाथ दिखाई देगा, लेकिन अगर मशीन में प्रोग्राम ऐसा बनाया जाएगा हाँ कि उसमें तो हाथ दिखाई वही देगा। बूथ पे, वही तो मैं सवाल कर रहा हूं सर। तो एक बूथ, बहुत सारे ऐसे बूथ पर जहां पर भाजपा को वोट नहीं मिलता है, ये कैसे संभव है अगर सेटिंग सब में कर दी गई है तो वो इतना नहीं सेटिंग करते ना कि ये तूफान खड़ा हो जाए। तो जीरो वोट नहीं मिलेगा ना फिर। अरे भैया, तो वो यही तो चालाकी है सर वो। आप जो है जब प्रोग्राम बनाते हैं, देखिए सर मान लीजिए कि मैंने मैंने ऐसा 100 मशीनें बनाई, 100 मशीनों को मुझे 100 बूथ पे लेकर भेजना है। हाँ, तो अब हमने जो है, मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा मशीन कहां किस किस बूथ पे जाएगा? सब पता रहता है सबको अच्छा, तो एक सेंटर से सर हो रहा है कि कौन तय कर रहा है? सब पता होता है, डीएम को सब पता होता है। जो एजेंट मतलब डीएम और इलेक्शन कमिश्नर बैठ करके तय करते हैं कि अच्छा ये यहाँ या मैं एक निवेदन करूं आपसे, ये कैसे संभव हो सकता है? मैं एक निवेदन करूं आपसे, बताइए सर। जो मशीन भेज रही है कंपनी, जो मशीन को भेजती है कंपनी, जिसमें भी ठेका है, उसको सारा पता होता है, एबीसीडी मालूम होती है। सर चुनाव आयोग ने बोला था, चुनाव आयोग ने कहा था ईवीएम को आकर के हैक कीजिए सर। कोई पार्टी गई नहीं थी सर, किसी पार्टी का कोई व्यक्ति नहीं गया था सर। 2-3 बार सर चुनाव आयोग ने बोला था, फिर भी आपकी तरफ से, मैं कह रहा हूं कांग्रेस चुनाव आयोग तो एक तरफा बात कर रहा था सर। कई बार बोल चुका सर, कई बार चुनाव आयोग ने तो एक तरफा बात करी है। चुनाव आयोग ने सर जिस वक्त आरोप लगने शुरू हुए थे, उस वक्त चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा था कांग्रेस पार्टी और हर एक नेता को कि कोई भी पार्टी आकर के इसको ईवीएम को हैक करके दिखा दे। सर कोई पार्टी के सदस्य गया भी नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। अब न्यायालय में क्यों नहीं कह रहा चुनाव आयोग? न्यायालय में कहना, अभी अब तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, वहां कहे ना चुनाव आयोग। दूसरी चीज है कि 2 लेवल पे हो रहा है। एक ये कि जो फर्जी मतदान, अभी माने राहुल जी ने दिखाया, अभी उन्होंने कर्नाटक का दिखाया, हरियाणा का दिखाया, उत्तराखंड में भी इसी तरह हुआ है 2022 में, कि जो लोग दिल्ली में वोटर हैं वो दिल्ली में भी वोट दे रहे हैं, और जब उत्तराखंड वोट हो रहा है उत्तराखंड में वोट दे रहे हैं। तो ये जो 2 तरीके हैं, एक तो फर्जी मतदान, कि आप फर्जी वोट बना दे रहे हैं, यहां भी बना रहे हैं वहां भी बना रहे हैं। जब वहां चुनाव हो रहा है तो आप अपने सारे कार्यकर्ताओं वहां वोट देने के लिए दिल्ली ले गए, जब बिहार हो रहा है तो पूरा उत्तराखंड से बिहार ले गए, और जब उत्तराखंड हो रहा है तो सारे बिहार से यहां ले आए वोट देने के लिए। आपने 20-25 लाख कार्यकर्ता, अपना 30-35 लाख कार्यकर्ता अपने ऐसे आपने सेट कर रखा है कि जब चाहो उसको महाराष्ट्र भेज दो, जब चाहो हरियाणा भेज दो, जब चाहो बिहार भेज दो। अच्छा, हार जीत का फैसला यही 20-25 लाख वोट से ही होता है। उतना आपने सेट कर रखा है। आपके हिसाब से ईवीएम में सेटिंग हो रखी है, इसी वजह से नहीं, मैं कह रहा हूं, मैं फिर भी 22 में कह रहा हूं कि अगर ये सारी सेटिंगें होती, तो और अगर हम टिकट सही से वितरण होता, हम अगर सही से लड़ाई लड़ते, तो मैं ये नहीं करूं कि हम बहुत एक तरफा सरकार में 40 सीटें ज्यादा ले आते, लेकिन हम 35-40 सीट के बीच में ले आते। तो 2027 में क्या लगता है आपको, सही डिस्ट्रीब्यूशन वो टिकटों का होगा या नहीं हो पाएगा? जो कार्यकर्ता जमीन पर काम कर रहे हैं उनको टिकट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? सर देखिए, 2 चीजें हैं, जमीन पर काम करना और चुनाव जीतना, बिल्कुल दोनों में अंतर है। मतलब जो जमीन पर काम कर रहा है वो कोई जरूरी नहीं है कि वो चुनाव जीतने के लायक हो। कई बार ऐसा होता है कि आदमी मेहनत करता है, क्योंकि राजनीति कोई साधु संन्यासियों का खेल नहीं है। राजनीति में जिस तरह वो कर रहे हैं ना, अब वो माना 20 है, तो अगर हम पे जनता का कितना ही भरोसा हो, तो हमें 19 तो होना ही पड़ेगा। पोलिंग बूथ पे हमें चेक करना पड़ेगा, हमें भी जिस तरह वो मत बना रहे हैं, हमें मतदान देखना पड़ेगा कि भाजपा का मत फर्जी तो नहीं बना हुआ, हमारा मत कटा तो नहीं, ये हमको चेक करना पड़ेगा। और साम दाम दंड भेद राजनीति में करनी पड़ेगी, करना पड़ेगा। मतलब तो मैं इसलिए कह रहा हूं, जमीनी कार्यकर्ता को टिकट हो कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि चुनाव हो सकता नहीं जीत पाए। राजनीति, चुनाव एक अलग से खेल है। माना आप बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं आप, ये जरूर नहीं कि गोल कर लें आप या रन अच्छे बना लें, या पर्टिकुलर उस टाइम ऑफ रेफरेंस में, मतलब जिस वक्त गोल करने का उसी वक्त आप गोल कर पाए, कोई जरूरी नहीं है। हाँ, तो देखिए, एक आदमी बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन अब वो रन नहीं बना पा रहा है, तो हमें तो अगर हमको टीम जितवानी है तो हमें देखना पड़ेगा, भाई आप जो है ठीक से सिक्सर मार पा रहे हो नहीं पा रहे हो, ठीक से जो है रन बना रहे हो, सेंचुरी बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, तो वो देखना पड़ेगा। देखिए, राजनीति में सब चीजें हैं।
कल सरकार आ जाएगी तो जो जमीनी कार्यकर्ता है, जो भले ही चुनाव नहीं लड़ा, उसको 10 मौके हैं। जो जीता वो सिकंदर। जो जीता वो सिकंदर। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमको ये 2027 का चुनाव जीतना है, कांग्रेस और जीतने के लिए उस व्यक्ति को टिकट देना है कांग्रेस जो के चुनाव लिए- जीत सके। जरूरी नहीं है कि कार्यकर्ता जमीन पर काम कर रहा हो या नहीं कर रहा हो। नहीं, ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जमीन पर जो जीतेगा बिना काम किए थोड़ी नहीं जीत सर कुछ भी कैसे भी जीत सकता है सर। कई बार तो तुरंत आए सर, बहुत से लोग, आपको पता ही है सर कि कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन किया तो सर। ठीक है ना, तो पार्टी चेंज हो गई फिर भी चुनाव जीत गया अचानक से, सर। बीजेपी नहीं कर रही है सर। तो बीजेपी भी ऐसे, मैं कहता हूं ऐसा होता है ना, मतलब मेरा हाँ, कहने का होता है, वो मतलब तो मेरा कोई- कहने का मतलब है कि जरूरी नहीं है कि बहुत लंबे समय तक कोई कार्यकर्ता। होता है, वो तो इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, अच्छा, एक सवाल- 2017 में हम सबको जो जो कांग्रेस छोड़ गए थे, हमको टिकट दिए नहीं दिए भाजपा ने, और हम जीते। एक दो लोग छोड़ के हम सब जीते। तो ऐसा ये तो जरूरी है। देखिए भाई, हर पार्टी ये देखती है कि जिताऊ कैंडिडेट कौन है। जिताओ नंबर। देखिए सिंपल सी प्रवास है कि चुनाव जीतने की स्थिति में कौन है। जो जीता दांव कोई भी पार्टी, चाहे वो भाजपा ही छोड़ दो, कांग्रेस छोड़ दो, भाजपा भी उसी पे दांव लगाएगी। हाँ, जो जीत सकता है। जो जीत सकता है। नहीं, कई बार ऐसा होता है ना सर कि मान लीजिए किसी नेता का कोई सपोर्टर है तो हर नेता अपने अपने सपोर्टर को टिकट दिलाने के चक्कर में हाँ, गड़बड़ कर देता है सर। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। इस मामले में मेरी एक आदत है। आपका कोई सपोर्टर होगा सर, या फिर मैं नहीं आपको करता लगता है कि मेरा ये बंदा है, इसको टिकट तो होना चाहिए, लेकिन 10 मैं नहीं टिकट करता मेरे हूं। हाथ में, 10 टिकट मेरे अनुसार होना चाहिए। मान लीजिए हरीश रावत जी कुछ और सोचे, प्रीतम सिंह जी कुछ और सोचे, गणेश गोदिया जी कुछ और सोचे। मेरी एक आदत है कि मेरे कितने नजदीक हो उसको मुझे लगता है कि भाई हाँ, इसकी क्या क्षमता है, ये सीट निकालने की स्थिति में अब बन सकता नहीं बनता। बहुत सारी चीज देखनी पड़ती है चुनाव में। तो जातीय समीकरण, सोशल इक्वेशन देखनी पड़ती है, क्षेत्र के क्वेश्चन देखनी पड़ती है, फाइनेंशियल स्थिति देखनी पड़ती है, बहुत सारी चीज देखनी पड़ती है। ये तो देखिए, चुनाव केवल यही नहीं कि भाई हम लाख बोले कि नहीं हम सोशल इक्वेशन नहीं देखेंगे। सोशल इक्वेशन देखनी पड़ती है। जातीय समीकरण आपको देखना पड़ेगा, तब जाकर के आपको समझ में आएगा कि इस व्यक्ति को ये वोट मिलेगा कि नहीं। हमको ये भी देखना पड़ेगा अभी पार्टी कितनी मदद करेगी। सामने जो बीजेपी से जो चुनाव लड़ रहा है वो कितना प्रभावशाली है, उसके मुकाबले हमारा कैंडिडेट ऐसा ना हो कि दौड़ ही नहीं पाए, तो वो भी देखना पड़ता है। तो मैं इस मामले में, मेरी अपनी सोच है। चलिए, मतलब कुल मिलाकर के आपने बता दिया कि टिकट किसको होगा या किसको होना चाहिए खास तौर पर, और होने के लिए जो पैरामीटर्स हैं बिल्कुल बता दिया आपने, साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया कि भाई ये पैरामीटर्स हैं, जिस पैरामीटर पर जो सटीक बैठ जाएगा उसको टिकट हो जाएगा कांग्रेस पार्टी से। नहीं, पार्टी कांग्रेस पार्टी मेरे हाथ में नहीं है। जनरल बात आपने कहा, जनरल बात आपने मेरे कहा। हाथ में नहीं है। हाँ, लेकिन पार्टी को कुछ टिकट तो आपके हाथ में होगा सर। नहीं, देखिए कोई टिकट किसी के हाथ में नहीं होता। हमारा सर, काम है पैनल में नाम पार्टी, ले जाने का हमारा काम तो काम होता है पार्टी के सामने सही तथ्य रखना, ईमानदारी के साथ रखना। देखिए, अगर हमारे मन में, देखिए ये बात है, देखो मैं कोई मंत्री पद के लिए या कोई सीएम के लिए या कोई विधायक बनने के लिए लालच, ये सब खत्म हो चुका मेरा। नहीं, सीएम की इच्छा तो होगी, मैं पिछली बार भी देखिए पूछा था। वो पार्टी सीएम की इच्छा तो होगी ना सर। नहीं, पार्टी कब क्या निर्णय लेगी। मुझे ही आपने एक बार इंटरव्यू देते हुए कहा था कि ठीक है, देखिए मैं हर एक पोजीशन पे रह चुका हूं जी, तो सीएम हर आदमी चाहेगा। लेकिन मैं आज अब बता रहा हूं, मैं इन सब चीजों से बहुत ऊपर उठ गया। मतलब मैं आज के लिए, मुझे कोई कहे कि नहीं बहुत मुख्यमंत्री के लिए, तो मैं बहुत ज्यादा वरी नहीं हूं। मैं 2012 में था, मैं आज अब बता रहा हूं। अच्छा, जब मैं विपक्ष का नेता था और मुझे लगता था मुझे मौका मिलेगा, तब इच्छा थी कि आप मुख्यमंत्री बनाए। हाँ, मुझे लगता था, और मैं सरकार लाया भी था। मैं नहीं लाया, मतलब मैं अकेला नहीं, मतलब पूरी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर सरकार लाए भी थे। उस समय भी टिकट थोड़ा सा गड़बड़ नहीं होते, हम 40 से अधिक विधायक जीत के आते। 32 नहीं आते, हम 40 से ऊपर जीत के आते। कुछ वो मेरे तेरे चक्कर में हमारे कुछ नेताओं ने टिकट बदलवा दिए, उसके कारण सीटें हम हार गए। नहीं तो हम 40 से अधिक सीटें जीत के आते। तो उस समय उम्मीद थी, और एक बार पार्टी ने मुझे बुला के कह भी दिया था कि भाई आपका मुख्यमंत्री का फाइनल हो गया। मेरी तकदीर थी, नहीं हो पाया लास्ट में। उसकी भी वजह कहीं ना कहीं अंतःकलह थी, या नहीं, वो कई बार ये होता है कि उस समय मेरी उम्र कम थी
तो हमारे कुछ लोगों लगा कि भाई इस लड़के के नेतृत्व में कहाँ हम काम करेंगे, तो अब जो भी था नहीं हो पाया। और इसलिए आपने देखा होगा मैंने मंत्री पद भी नहीं लिया। वो तो बहुत जब मेरे पे दबाव पड़ा, माननीय सोनिया गांधी जी ने मुझे बुलाया कि भाई आप क्यों नहीं, आपके लिए हमने मंत्री पद खाली रखा है, तब जाके मैं मंत्री बना। तो अब उसके बाद मेरा ये सब मतलब मुझे होता ना जब अब इच्छा समाप्त हो गई। अब हाँ, अब ये बहुत ज्यादा इच्छा नहीं है। हाँ, मतलब अब मेरी बहुत ये नहीं है, बस ये कि देखिए, ये मैं इसलिए नहीं कि कांग्रेस सरकार लाना के लिए मैं इसलिए नहीं जिद कर रहा हूं, ये प्रदेश के हित में है। भाजपा 2 बार आ गई, अगर भाजपा तीसरी बार आ गई तो कांग्रेस को तो जो नुकसान होना था वो हो चुका होगा, लेकिन ये उत्तराखंड के आम लोगों का नुकसान बहुत बड़ा हो जाएगा। जब दूसरी बार आने में इनके अंदर इतना घमंड आ गया, तो आप सोचो अगर ये तीसरी बार आ गए तो क्या हाल कर देंगे उत्तराखंड का। तो हम तो हाथ जोड़ के लोगों से कह रहे हैं, उत्तराखंड के लोगों को, भाई हरक सिंह रावत के लिए नहीं, कांग्रेस के लिए नहीं, इस समय अपने लिए जो है परिवर्तन करो। सर जैसे आप ये कह रहे थे 22 में जब आपकी चर्चा चली थी, अजय गुंजियाल जी थे, यतीश्वरानंद जी साथ में थे आपके, तो आपने कहा था कि मैंने कहा था कि सरकार जो है कांग्रेस की आने वाली है। अब कुछ दिन पहले ही आपने बहुत सारे चैनलों पर बयान भी दिया, आपने कहा कि हमने नाड़ी देखी, हमने हाथ देख लिया, आपने धामी जी का भी हाथ देख लिया, और आपने जो है सारे सबके दोष भी देख लिए, आप भविष्य भी देख रहे थे। उस समय आपका भविष्यवाणी गलत हो गई थी इसका मतलब, या सही से नहीं देख पाए थे आप? नहीं मैंने, और दूसरी चीज देखिए, क्या जो भविष्य आकलन जो आप लोग जो कर रहे हैं, जो आप नाड़ी देख रहे हैं, मैं आपने ये नहीं देखा कि मैं न्यूज चैनल का, एक नेशनल चैनल का जी पोल होने से 2 दिन पहले एक नेशनल चैनल, बहुत लोकप्रिय चैनल है, उसका संवाददाता मेरे घर पे आया था। अब एज ए कांग्रेस के नेता के नाते मैंने बोला हाँ हमारी सरकार आ रही है, लेकिन मैंने लास्ट में उसको कह दिया था कि मुझको, मैंने कहा गड़बड़ लग रहा है। नेगी नहीं, अपना, तो क्या जैसे कभी का वो अपना आज तक वाले का मंजीत नेगी, मैंने उसको कह दिया गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि मैं सहसपुर से। तो कभी ये आकलन या ये नाड़ी या ऐसा नहीं देखा जाता कि उत्तराखंड में जैसे बेरोजगारी कब होगी सबसे अधिक, कब जो है पलायन जितना ज्यादा हो जाएगा इसको कंट्रोल कर लिया जाए, ऐसा हम लोग उत्तराखंड के लोग जो है ना, ऐसा आकलन कभी नहीं करते। नहीं, हमारे उत्तराखंड के लोग पता क्या होता है, बड़े भावेश में बह जाते हैं, इमोशनल लोग हैं हम लोग। लाख नुकसान करे, कल ही जो है कोई बात हो जाएगी, फिर सब भूल जाएंगे। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, आज अगर मुझसे कोई कहे सही मायने में, तो अब भी मैंने जैसे कहा कि अभी कांग्रेस संगठनात्मक दृष्टिकोण से हम बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन भाजपा, मैंने जो नाड़ी देखी थी ना, नाड़ी किसकी देखी थी आपने? अरे मैंने आपने पार्टी की देखी थी या फिर व्यक्ति की देखी? भट्ट की भी देखी और धामी की भी देखी। अच्छा आप देख लो। हाँ, जिस दिन मैं नाड़ी देखी, हाँ, नहीं महेंद्र भट्ट जी ने भी देखी थी। तो महेंद्र भट्ट ने मेरी देखी ना। हाँ, आपकी देखी। पर महेंद्र भट्ट की देखी हुई नाड़ी तो नहीं खराब निकली ना, मेरी देखी हुई तो खराब निकल गई ना। कि मैंने नाड़ी देखी, उस दिन थोड़ी पता था मुझे कि उर्मिला आएगी और भाजपा को ऐसे बेनकाब कर देगी। अब ये नाड़ी का दोस्त है ना। लेकिन अभी सरकार थोड़ी अभी जा रही है सर, सरकार तो अभी तो चुनाव भी होगा। अरे भैया देखो, ऐसा है ना, इस लांछन से, धामी जी को लेकर के क्या कहेंगे आप? इस लांछन से निकलने के लिए ना, हाँ, 7 जन्म लेने पड़ेंगे भाजपा को। इस लांछन से निकलने के लिए ना, हाँ, भाजपा को 7 जन्म लेने पड़ेंगे। आपको ऐसा लग रहा है? मेरे को नहीं लग रहा, मैं तो भुगत भोगी हूं। मुझ पे तो मैंने तो खुद सीबीआई की जांच की मांग और सब कुछ कर दिया, सब कुछ त्याग दिया। खून के आंसू रोए मैंने, जिस लड़की को मैंने देखा ही नहीं था। आरोप होता, देखा ही नहीं था मैंने, कोई कसम खिला दे कोई मुझको, मैं अपने मरे बाप की कसम खा रहा हूं, मैंने उस देखा ही नहीं था जब मुझ पे आरोप लगा। मैंने टीवी पे देखा था जिस लड़की ने मुझ पर आरोप लगाया था। तो जब मैंने खून के आंसू रोए है ना, तो ये जो हो रहा है, कहीं ना कहीं इनके कुकर्म या इनकी नाड़ी का दोष है। भगवान दे, देखो ईश्वर कहीं ना कहीं जो है, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि
हमेशा ईश्वर भी परीक्षा लेता है। अब इस ईश्वर ने इनकी परीक्षा ले चुका है, परीक्षा ले चुका है। हाँ, अब कांग्रेस अच्छे ढंग से लड़ाई लड़ेगी तो 40 ऊपर सीटें लाएगी। बुरी से बुरी स्थिति में भी कांग्रेस लड़ेगी तभी सरकार बना लेगी। मतलब खराब चुनाव लड़ती है तो भी सरकार बन जाएगी। ये क्योंकि इस समय इनकी स्थिति खराब होगी ना। हाँ, तो बाद में अच्छी हो सकती है सर। अभी 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 तो चुनाव सर 1 साल है। 1 साल में आपने बोला राजनीति में पता नहीं कब क्या हो जाए, कितनी सारी संभावनाएं हैं। अरे भैया देखो सुन लो, अब सब अब इनके नाड़ी दोष लगा हुआ है। अच्छा आप देखो सारी चीजें आप देखना, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस दिन आपने अपने जितने लोग को आप टिकट देंगे सबका नाड़ी चेक तो नहीं करेंगे, आपकी क्या स्थिति है, कौन सा ज्योतिषाचार्य वाली कंडीशन बता देता हूं मैं। हाँ, मैं तो देखो आपका हाथ देखूंगा तो आपके भी बता दूंगा। अच्छा, हाँ बिल्कुल। मुझे नहीं मालूम कि हस्तरेखा विज्ञान सही है कि नहीं, गलत है। आपने हस्तरेखा विज्ञान पढ़ी हुई है? मैंने बहुत दिन किया। तो आपके हस्तरेखा विज्ञान का जो आपने धामी जी को लेकर के जो भविष्यवाणी की, मैं तभी कहा। हाँ, और मैं देखो मैंने खुद अपने लिए भी कहा कि मेरी जिंदगी में संघर्ष लिखा है। होता है ना कि मैं वकीलों के उसमें गया, मेरे मुंह से कोई एक शब्द गलत निकला, केवल 12 बजे निकला तो झेला ना मैंने बिना किसी गलती के। अब ये है नाड़ी दोष। तो महेंद्र भट्ट ने भी मेरी नाड़ी सही देखी थी कि मेरे मुंह से जो है 12 बजे निकल गया, उसके कारण मुझे खामोखाम बिना कोई गलती के बिना किसी के तमाशा हो गया। ठीक है, तो महेंद्र भाई ने जितने मेरे एक पंडित उन्होंने आते, मेरे छोटे भाई ने मेरी नाड़ी जितनी देखी मैंने उसकी नाड़ी ज्यादा देख ली गहराई से। आपने जहां देख ली है, तो देख नहीं रहो आप। बेचारा जो है आप जवाब देते नहीं बन पा रहा है। आप देखो प्रदेश का अध्यक्ष है, राज्यसभा सदस्य है, और एक शब्द पे मुझे नहीं मालूम कि सही है गलत है, लेकिन जो मैं मुंह से बोलना नहीं चाह रहा हूं, जो शब्द उस महिला ने जो है महेंद्र भाई को लेकर कहा, मतलब मुझे भरोसा नहीं है कि महेंद्र भाई ने इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया होगा, लेकिन आप जवाब देते फिरो। इसी को नाड़ी दोष कहते हैं। आपने हाँ, चेक अब कर ये लिया नाड़ी दोष है और देख लिया आपने, ये नाड़ी दोष है। हाँ, उस दिन महेंद्र भाई ने थोड़ी सोचा होगा कि जब उस महिला के लिए तुम कोई बातचीत से कोई जवाब दे रहे हो, हाँ, ये महिला कोई ऐसा शब्द बोल दोगे कि वो तुम पे नाड़ी दोष बन जाएगा। आज जवाब देना भारी पड़ रहा है, आज दे नहीं सकता महेंद्र भाई जवाब। मैं ये नहीं कह रहा हूं, देखो मैं बहुत फिर भी कह रहा हूं, मैं देखो मैं देखो कभी इस तरह की घिनौनी राजनीति नहीं करता हूं। मैं कभी किसी पे घिनौने आरोप लगाता नहीं। हाँ, ये जरूर है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, साफ हो जाएगा नाड़ी दोष किसका है, कितना है, और कौन सरकार बनाएगा। अरे अभी तो उन्हीं का है ना, अभी तो फिलहाल तो अभी उनका चल रहा है। अभी तो जब ये न्यूज आपके चलेगी, हाँ, तो अभी तो ये तो बोल दो ना कि हाँ अभी हरक सिंह राव जी ने जो नाड़ी दोष बोला था, तो दोनों लोग की जो नाड़ी दोष है वो बिल्कुल स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है, सही नजर आ रहा है। भाई महेंद्र भट्ट जी देख रहे हैं आपका, तो वो भी सही निकला। उतना नहीं निकले ना मेरे, उतना अच्छा, जिसका जितना लंबा जा रहा है। एक चीज सुनो, मैं इतना थोड़ी कि मैं तो दूसरे दिन जो है माफी मांग लिया, गुरुद्वारे में गया माफी मांग ले। अब महेंद्र भाई की नाड़ी दोस्त ऐसा है कि माफी मांग ले तो भी वो नाड़ी दोस्त खत्म नहीं होने वाला। चलिए भाई, अब देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन एक बात आपने कही थी, 2027 में अगर बीजेपी की सरकार आती है तो धामी जी ही मुख्यमंत्री होंगे। मुझे तो नहीं, आपने हाथ देखा होगा, आपने बोला था हाथ देखा हुआ है आपने, इसलिए पूछ रहा हूं मैं आज ज्योतिषाचार्य मतलब पॉलिटिकल चीज हटाते हैं, मैं आज आप बता रहा हूं 27 का चुनाव धामी के नेतृत्व में भाजपा नहीं जाएगी। और चलेगी तो बुरी तरह हारेगी। चली गई तो मतलब चली गई तो लड़ी ना, इसका मतलब नहीं चली जाएगी, मतलब आपका ज्योतिषी आकलन पहले ही फेल हो जाएगा सर। ना फिर तो और परवल हो जाएगा। पहले भी ज्योतिषी आकलन फेल हो जाएगा, फिर तो और परवल इसलिए हो जाएगा। धामी जी के नेतृत्व में अगर 2027 चुनाव हो रहा है तो सीधी सी बात है, पहला ज्योतिषी आकलन आपका हो सकता है। मैं देखिए ना, मैंने कोई इंच टेप से तो नापा नहीं उनके भाग्य रेखा इंच, तो हो सकता है आपने 32 तक देखा होगा, आपने 27 आपको ध्यान रहा हो सकता है आपने देखा होगा 32 तक मुख्यमंत्री रहने वाले हो।
अगर मैं ये कह रहा हूं कि हो सकता है 27 में हो सकता है कि धामी जी 32 तक मुख्यमंत्री रहने वाले हों और आपने इंची टेप नहीं नापा होगा, 5 साल आपने डाउन कर दिया होगा। आज आपसे कह रहा हूं हाँ, कि धामी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव में नहीं जाएगी, ये मैं 100% आश्वस्त हूं। ये जो अगर माना हाँ, गलती से भाजपा अगर धामी के नेतृत्व में चले गई, मैं इसलिए नहीं करूं कि धामी अच्छा है बुरा है, लेकिन जो पूरा पिछले 5-10 साल का घटनाक्रम है, उससे मुझे नहीं लगता कि मैं ये कोई नाड़ी दोष और कोई जन्मपत्री के हिसाब से नहीं कह रहा हूं, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में कह रहा हूं। आपके लिए, आपके हिसाब से क्या? मुझे नहीं लगता है कि भाजपा जो है धामी के नेतृत्व में चुनाव में जाएगी, जो मेरे राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते मेरा आकलन है। और गई, आप चाहते क्या हैं? अगर गई, आप चाहते हम क्या तो चाहते हैं चले भाजपा धामी के नेतृत्व में चुनाव लड़े, क्योंकि कांग्रेस के लिए उधर मैदान एक तरफा मैदान हो जाए। क्यों सर? जैसे अभी मान लीजिए बहुत सारे जो है लव जिहाद, धर्मांतरण कानून, लैंड सब जिहाद चीजें जैसे मुद्दे आज फूलपुरा में जाकर यार के भैया देखो, सुन लो। जो घुसपैठियां हैं सर, अरे उनके समर्थन में कह रहा हूं कांग्रेस भैया, के नेता हैं, मैं उनके आज आपसे समर्थन कह में रहा कांग्रेस के हूं, नेता हैं। वो धामी लव जिहाद करे, कौन सा जिहाद करे, हरक सिंह नहीं है क्या? रावत नहीं हूं मैं? नहीं, जिहाद थोड़ी कर रहे हैं सर, मेरी वो मां जिहाद नहीं है मुक्त क्या? कर रहे हैं, सनातनी, वो जिहाद मुक्त कर रहे हैं ना। हाँ तो जिहाद मुक्त कर रहे हैं। 9,000 एकड़ जमीन, 9,000 एकड़, 9,000 एकड़, मैं सर बता रहा हूँ, 9,000 एकड़ जमीन उन्होंने कहा, उन्होंने ऑफिशियल। अरे भैया जमीन नहीं छोड़ो, हाँ, अंकिता सनातनी है, हिंदू है लड़की, उसको मारने वाले हिंदू, उसको सनातनी। वो जो हरिद्वार की लड़की 13-14 वर्ष की थी, वो हिंदू नहीं थी, सनातनी नहीं थी क्या? तुम इतनी जमीन छुड़वा दो और हमारी सनातन धर्म की लड़कियों को मरवा दो, वो थोड़ी इसका कोई जवाब है? वो मरवा रहा भाजपा पेपर लीक करने वाले हाकम सिंह क्या सनातनी नहीं है? कोई रुड़की वाला जो भाजपा का मंडल अध्यक्ष सनातनी नहीं है क्या? वो जो महिला के साथ बलात्कार करने वाला लाल कुआं वाला जो दर्जाधारी है, वो सनातनी था? वो क्या अल्मोड़ा वाला सनातनी था? तो मैं इसलिए कह रहा हूं, सबको पकड़ा जा रहा है ना, फिर जो गलत कर रहा है, जो गलत कर रहा है सर, पकड़े जा रहे हैं ना। मैं क्या एक चीज सुनो, आप रोज पेपर लीक करते रहो और पकड़ते रहो, तो क्या हमारे हिंदू उत्तराखंड के सनातनी जो बच्चे हैं, हिंदू बच्चे हैं, क्या वो नहीं दे रहे पेपर? उनका भविष्य नहीं चौपट हो रहा? हमारी हिंदू बेटियों का भविष्य नहीं चौपट हो रहा है? इसलिए इस समय यही बात मुस्लिम के साथ होता है, तो आप लोग इस तरीके से नहीं बोलते, बस यही दिक्कत होती है सर। यही हमारे बीजेपी यही सवाल करती है। नहीं, अब मैं बीजेपी क्या, देखिए बीजेपी तो सिर्फ धर्म के नाम पे खारी है, और हम लोग अपराधी है। नहीं तो अपराधी चाहे मुस्लिम है, भटका हुआ नौजवान बोल देते हैं सर आपकी पार्टी। अरे भैया सुन लो, कान बोलते हैं कि उनका अगर अपराधी मुस्लिम है, हिंदू है, ब्राह्मण है, दलित है, अगर वो अपराधी है, उसकी सिर्फ एक ही जाति अपराधी, उसको सजा होनी चाहिए। लेकिन अभी आपने तो सभी को बोल दिया कि सनातनी है, रेप करने वाले सनातनी। क्यों? सारे ये तो मैं भाजपा पे आरोप लगा रहा हूं। हाँ, ये तो मैं भाजपा पे इसलिए आरोप लगा रहा हूं कि तुम बड़े हिंदू धर्म के उपासक बनते हो, बड़े हिंदू धर्म के हिमायती बनते हो। जब हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा तब तुम्हें, तब नहीं हिंदू धर्म की बात तुम्हें दिखाई दे रही है? हरक सिंह क्या हिंदू नहीं है? क्या ये हरीश रावत हिंदू नहीं है? गोदयाल क्या हिंदू नहीं है? प्रीतम सिंह क्या हिंदू नहीं है? करण मेहरा क्या हिंदू नहीं है? हम भी तो इसी उत्तराखंड के, हम भी तो सिपाही के बेटे हैं, हमने भी तो यहीं से जन्म लिया, हमने भी तो इन्हीं के गांव के स्कूल में पढ़ा। तो हाँ, अगर हम जो है सही लड़ाई लड़ रहे हैं, उत्तराखंड के सही जज्बातों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो तुम हमारे जज्बातों की लड़ाई को जो है केवल हिंदू मुस्लिम में बांटकर क्यों खराब कर रहे हो? कई भारतीय जनता पार्टी कई सारे नेताओं का एक सवाल है। मैं एक निवेदन कर रहा हूं, मैं उन भाजपा के लोगों से कह रहा हूं जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अब जब तुमने अपना घर बनाया, मेरे अपने गांव में एक मिस्त्री थे, पहले मेरे एक ताऊ जी लगते थे, आज एक मिस्त्री मेरे गांव में नहीं है। मैंने पड़ोस मुझे कुछ काम कराना था, एक मिस्त्री नहीं मिला। मैं इन भाजपा के सारे नेताओं से पूछ रहा हूं, तुम्हारा घर बनाने में मिस्त्री इसकी कोठी बन रही है डिफेंस कॉलोनी में धामी की, चेक कर लो आप,
कि मिस्त्री क्या था, हिंदू था कि मुस्लिम था? पेंटर हिंदू था या मुस्लिम था? कारपेंटर हिंदू था या मुस्लिम था? भैया एक चीज सुनो, तुम और जितने के ये जो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, क्या इनकी लड़कियां सब मुस्लिम के साथ शादी नहीं की इन्होंने? इनके लिए तो 7 खून माफ है, इनके लिए तो 7 खून माफ। अच्छा ये बताइए, जैसे और अगर कांग्रेस सिर्फ देखिए सुन लो, चाहे हल्द्वानी हो चाहे कहीं, हमारा सिर्फ एक ही दुश्मन है कांग्रेस का, जो अवैध कब्जा कर रहा है, देखो उसको हटा रहे हैं तो ठीक है कि नहीं? देखो बहुत सुन लो मेरी पूरी बात, उसको हटा ठीक है सर, लेकिन जिस दिन अवैध कब्जा हो रहा था उस दिन क्यों होने दिया अवैध कब्जा? तो किसने किया? एक चीज सुनो, सारे काम बीजेपी के शासन में अवैध कब्जा हुआ। अगर सरकार हटा रही है वनफुलपुरा में कि भाई वहां पर आपने अवैध कब्जा किया, जहां हिंदू है वहां भी हटाओ ना, तो वहां हटा रहे हैं। अब फिर आप ये नहीं कह रहे गलत है, आप अभी भी नहीं कह रहे हैं कि जिन्होंने अवैध कब्जा किया वो उसको हटाना चाहिए, आप कह रहे जहां हिंदू हम उसको हटाओ। नहीं, यही तो बात हो रही है सर। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि केवल मुस्लिम होने के नाते आप किसी को हटाओ नहीं। अवैध कब्जा है सर, रेलवे जिसका भी अवैध कब्जा है, हाँ हिंदू का है, हिंदू का भी हटाओ। हाँ तो किसी को भी हटाना चाहिए। हाँ तो बिल्कुल हटाना चाहिए। आप लोग समर्थन में आते हैं। मैं ये कह रहा हूं, भाजपा यूपी में भी भाजपा की सरकार रही जब उत्तराखंड यूपी का हिस्सा था, आपने क्यों अवैध कब्जा होने दिया? क्यों अवैध कब्जा होने दिया आपने? आप ये नहीं कह सकते साहब, अब राज्य बनने के बाद अगर 10 साल हम सरकार में रहे तो भाजपा 17 साल रह गई, 2002 से 2002 और 15 साल, ये 17 साल लगी। तो क्या वो 10 ही साल में अतिक्रमण हुआ? 10 ही साल में मुसलमानों ने कब्जा किया? भाजपा नहीं है दोषी? बिल्कुल सही बात। तो भाजपा ने लेकिन भाजपा एक्शन तो ले रही है ना सर? नहीं, कब ले रही है? अभी तो ले रही है एक्शन है सर। अब चुनाव के टाइम पे ना, देखो मैं साल से चल रहा सर। तो मैं कह रहा हूं तुमने पहले क्यों नहीं लिया? अगर आपको लेना था एक कानून बनाते, एक कानून बनाते। यूसीसी तो ला दिया ना सर। यूसीसी ये तो समान नागरिक संहिता तो ला दिया सर, गलत है आया सर। ये देखिए, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, एक तरफ तुम्हारी केंद्र सरकार माने सुप्रीम कोर्ट में यह एफिडेविट देती है कि इस पे प्रदेश सरकारों को अधिकार, कानून बनाने का अधिकार नहीं है, केंद्र सरकार इस पे कानून बनाएंगे। ये केंद्र सरकार के तुषार कपूर का एफिडेविट है माने सुप्रीम कोर्ट में। आप कैसी बातें कर रहे हो? कानून ये नहीं हो सकता ना कि 302 के उत्तराखंड में हिंदू और मुस्लिम का अलग से कानून हो, हिमाचल में अलग हो, राजस्थान में अलग हो। 302 में आजीवन कारावास की सजा होगी या फांसी होगी, पूरा कानून एक होगा ना। कुछ कानून ऐसे होते हैं जिसमें प्रदेश सरकार को कानून बनाने का अधिकार होता है। और कुछ कानून ऐसे होते हैं जिसमें केवल केंद्र सरकार बना सकती है। इसमें केवल केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार ने एफिडेविट दिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट में इसी मुद्दे पे। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कांग्रेस भवन में, मैंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था कांग्रेस ने, इस समय अवेलेबल नहीं है मेरे पे, आप नेट से उठा के देख लो, आप खोल लीजिएगा कि इसमें सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है कि नहीं दिया केंद्र सरकार ने। ये तो सिर्फ आप राजनीति करने के लिए ये हर काम वो काम कर रहे हैं जिससे कि सस्ती लोकप्रियता के और लोगों को भड़काने के लिए। भाजपा का जो भी काम है सब सस्ती लोकप्रियता और है ना। हम कह रहे हैं कि तुम करो, अभी सीबीआई की जांच करा दो अंकित हत्याकांड में। हम कह रहे हैं हम कोई राजनीति नहीं करेंगे। अगर सीबीआई जांच के लिए आदेश हो जाते हैं तो कोई राजनीति नहीं करेंगे। नहीं, हम कहेंगे जल्दी सीबीआई जल्दी निर्णय कर दे, चुनाव से पहले कर दे। ठीक, मुझे लगता है कि बहुत सारी चर्चाएं हुई, बहुत सारे विषय पे बात हुई और खुल करके बात हुई। जैसा कि हरक सिंह रावत जी लगातार और खुले तौर पर बोलते हैं, उसी अंदाज में इन्होंने कहा जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं वो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से कहिए, और जो कुछ भी आप सवाल पूछना चाहते हैं तो शायद हम दूसरी बार बैठ करके वो सवाल हम पूछ लेंगे किसी भी वक्त। जो बातें होंगी उसको हम आपको दिखाएंगे भी। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया दीजिए और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आपने जो समय दिया उसके बहुत बहुत धन्यवाद सर।